अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ से और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और आज की सुबह, आज का दिन, ये भी बड़ा अहम दिन है। और ये दिन एक निस्बत की वजह से नहीं बल्कि दो निस्बतों की वजह से बड़ा अहम है। पहली चीज़ यौम फ़ज़ाइया, जो आपने आज नीला रंग पहना हुआ है, ये हमारे फ़ज़ाइया का रंग है। और यौम फ़ज़ाइया, सितंबर की जंग को हम याद कर रहे हैं। 6 सितंबर यौम शुहदा और यौम दिफ़ाए पाकिस्तान, और आज यौम फ़ज़ाइया। इस दिन हम ये दुनिया को बताते हैं कि पाक फ़ज़ाइया दुनिया की बेहतरीन फ़ज़ाई फ़ौजों में से एक है, और किसी भी दुश्मन को किसी भी वक्त किसी भी हालत में मज़ा चखाने का फ़न आता है यौम फ़ज़ाइया पर। हम ये बताते हैं दुनिया को। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी निस्बत आज के दिन के हवाले से जो सबसे अहम है, जो सबसे टॉप पर जिसको हम कहेंगे, जिसकी वजह से हमने उसका जिक्र दूसरे नंबर पर इसलिए किया कि सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट होता है, तो यौम शुहदाए करबला का चहलम बिल्कुल सबसे अहम चीज़। और ये भी एक, जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि वो जो सितंबर में एक जंग हुई थी, तो वो एक जंग वो भी थी कि जो कि जंग बना दी गई थी कि जब इमाम हुसैन अली मकाम करबला के मकाम पर पहुंचते हैं, और फिर वो जो एक जंग छेड़ी जाती है यजीद की तरफ से, उसके साथियों की तरफ से, हक़ और बातिल का जो एक मार्का है, एक वो मार्का कि जहाँ पर एक तरफ इस्लाम है और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कि हैं तो नाम के मुसलमान, लेकिन उनके जो अफ़ाल हैं, जो काम है, उनको अगर आप एनालाइज़ करें तो आपको लगता है कि नहीं, ये हक़ का रास्ता नहीं, ये बातिल के रास्ते पर हैं लोग। तो उसी दिन की आज हम याद मनाते हैं। और शुहदाए करबला का चहलम भी है आज, और वो जंग आज तक जारी है। जो हक़ और बातिल का मार्का है वो आज तक जारी है। उसकी बुनियादें उस वक्त रख दी गई थी जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हक़ का रास्ता लेने का जो है वो मुश्किल फ़ैसला किया। उनको पता था कि आगे क्या आ रहा है, उनको पता था कि उनका पूरा ख़ानदान, सारा खानवादा हमारा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके साथ मौजूद है, और अगला जो है वो इतना ज़ालिम है कि उसने बच्चों पर पानी रोक दिया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जहन में उस वक्त क्या चल रहा होगा कि अगर इतने छोटे बच्चे को भी इसने नहीं बख्शा तो फिर तो ये बड़ों के साथ क्या कुछ करेगा। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वो मुश्किल रास्ता, लेकिन हक़ का रास्ता चुन लिया, और यही सिखाया बिल्कुल हक़ के रास्ते को छोड़ना मत, हक़ के रास्ते पर ही चलते रहना, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी मुश्किलें आए। तो इन दोनों वाक़यात का जिक्र करेंगे, लेकिन पहले 60 सेकंड न्यूज़ देख लेते हैं। पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों का हमला, पाक फौज के 4 जवान शहीद, 12 दहशतगर्द हलाक। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की नुकसान में जाने वाली सरकारी कॉरपोरेशंस की निजकारी का अमल तेज़ करने की हिदायत। ECC ने PIA के लिए बेल आउट पैकेज की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। स्टेट बैंक ने बैंकों को एक्सचेंज कंपनीज कायम करने की इजाज़त दे दी। एशिया कप में बॉलर्स के बाद बैटर्स की भी शानदार कारकर्दगी, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से हरा दिया। सऊदी अरब में माली फ्रॉड के इल्ज़ाम में 11 पाकिस्तानियों को कैद की सज़ा सुना दी गई। अफ्रीकी मुल्क बर्किना फासो में शिद्दत पसंदों का हमला, 53 फौजी हलाक। तुर्किया, यूनान और बल्गारिया में बारिशों ने तबाही मचा दी, 5 अफराद हलाक। रूस को असलहा फराहम किया तो कीमत चुकाना पड़ेगी, व्हाइट हाउस की शुमाली कोरिया को धमकी। जी, ये थी 60 सेकंड न्यूज़। अब बात करते हैं यौम फ़ज़ाइया की। जंग हो या दिफ़ाई हिकमत अमली, किसी भी मुल्क की मुसल्लह अफवाज में फ़ज़ाइया का कलीदी किरदार होता है। और 1965 सितंबर 1965 की जंग में पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने बहादुरी, जुर्रत और शुजाअत के वो कारनामे सर अंजाम दिए कि जिस पर पूरी कौम फ़ख्र करती है। और पाक फ़ज़ाइया ने न सिर्फ पाकिस्तान आर्मी की पेशकदमी के लिए राह हमवार की थी, बल्कि दुश्मन की नकलो हरकत पर भी नज़र रखी थी और दुश्मन की तनसीबात को निशाना बनाया था। बिल्कुल पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने पठानकोट एयरबेस पर हमला करके भारतीय फ़ज़ाई ताकत की न सिर्फ कमर तोड़ दी थी, बल्कि दुश्मन पर नफसियाती बर्तरी भी हासिल कर ली थी। और नफसियाती बर्तरी, नाज़रीन, ये जहन में रखिए कि जब साइकोलॉजिकली आप कोई जंग जीत जाएं तो फिर वो फिज़िकली भी जीतनी बड़ी आसान हो जाती है। पठानकोट पर पाक फ़ज़ाइया का हमला इतना शदीद था कि भारतीय फ़ज़ाइया की पूरी एक स्क्वाड्रन
हमारे शाहीनों ने तबाह कर दी थी, और इस हमले में भारत के कई जहाज़ तबाह हुए, जिसका उनको आज तक बड़ा ही दुख लगा हुआ है। जब जंग शुरू हुई थी तो पाकिस्तान फ़ज़ाइया की कमान थी एयर मार्शल नूर ख़ान के पास, और उस वक्त पाकिस्तान के पास सिर्फ 145 जंगी जहाज़ थे, जबकि भारत की फ़ज़ाइया थी 775 लड़ाका तैयारों पर मुश्तमिल। और उसके बावजूद हमारे शाहीनों ने जंग के आगाज़ में ही फ़ज़ाओं पर अपनी हुक्मरानी कायम कर दी थी। इस जंग में MM आलम की दास्तान शुजाअत और कारनामे के बगैर ज़ाहिर है उसका जिक्र हमेशा बड़ा ज़रूरी होता है। न सिर्फ तनहा उन्होंने दुश्मन को पूरी फॉर्मेशन का जो सफाया किया, और 1 मिनट में दुश्मन के 5 तैयारों को मार गिराया। और जंग के अगर पहले 2 रोज़ की बात की जाए तो इस दौरान पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने भारत के 30 तैयारे मार गिराए, 10 को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया, और इस जंग में भारत के कुल 104 तैयारे तबाह करके जंग में दुश्मन की फ़ज़ाई बरतरी का जो ख्वाब था वो चकनाचूर कर दिया। 1965 के मार्के के दलेर स्क्वाड्रन लीडर सरफराज अहमद रफ़ीकी शहीद को भी कौन भुला सकता है। उनका जिक्र करना भी उतना ही अहम है जितना MM आलम का, जिन्होंने छम्ब सेक्टर में भारत के 4 में से 3 हमलावर तैयारे तबाह कर दिए थे। और बाद अज़ां जब उन्हें हलवाड़ के फ़ज़ाई अड्डे पर हमला करने का हुक्म मिला तो एक भारतीय तैयारा गिराने के बाद उनकी मशीन गन जो थी वो जैम हो गई, लेकिन फिर भी वो अपने स्क्वाड्रन की क़यादत करते रहे और इस मिशन के दौरान शहीद हो गए थे। और उनके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बड़ा अहम किरदार था पाक फ़ज़ाइया के। मोहम्मद इकबाल, अलाउद्दीन, इम्तियाज़ भट्टी, मुनीरुद्दीन मोहम्मद, यूनुस हुसैन, सैफुल्लाह खान, अनवर हुसैन, ये सब थे जिन्होंने जाम शहादत नोश किया। और जंग के ख़ात्मे पर फ़ज़ाइया के 46 अफसरान को उनकी शुजाअत पर मुख्तलिफ तमग़ों से नवाजा गया। अच्छा, फिर ये तो उस जंग की बात हो गई, लेकिन पाक फ़ज़ाइया की तारीख़ में एक वक्त ऐसा भी आया था कि जब अमेरिका ने पाबंदियाँ लगाई हुई थी, हमारी फ़ज़ाइया बिल्कुल ग्राउंड होने के दहाने पे थी, और अमरीकी पाबंदियों के खौफ से दुनिया का कोई भी मुल्क पाकिस्तान को जंगी तैयारे बेचने पर रज़ामंद नहीं था। पुराने F-16 तैयारों के लिए स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहे थे हमें। और फिर पाक फ़ज़ाइया ने न सिर्फ हमारी सरहदों की हिफाजत को यकीनी बनाया, बल्कि 8 साल के कलील अरसे में चीन की मदद से फिर जो JF थंडर 17 ये तैयारा बनाया और दुनिया को हैरत में डाल दिया कि ये अब ये वो है जिसने 2019 में फरवरी में जो ऑपरेशन स्विफ्ट रेटॉर्ट था, बिल्कुल उसमें एक बार फिर बताया पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने कि पाकिस्तान की सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी करने वाली जो भारतीय फ़ज़ाइया है उसको हम कैसे शिकस्त देंगे। और वो जो उनका विंग कमांडर था अभिनंदन, उसको भी ज़िंदा गिरफ्तार किया। अगेन नफ्सियाती बरतरी भी और जो आपका इक्विपमेंट है उसकी भी बरतरी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हम सलाम पेश करते हैं पाक फ़ज़ाइया के शुहदा को, उनकी फ़ैमिलीज़ को और उनके उस जज्बे को कि आप सिर्फ जहन में ये चीज़ लाएं, एक होता है ना ज़मीन पे लड़ना, जाहिर है हर जंग मुश्किल होती है, ज़मीन पे लड़ना भी बड़ा मुश्किल है, कहीं से भी कोई गोला आ जाए, कोई गोली आ जाए, आपको पता नहीं चल सकता। लेकिन जो जहाज़ का एक एटमॉस्फेयर है और वो भी फिर जंगी तैयारी जो तंग हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन लेवल्स की भी शायद एक तरह से कमी महसूस होती है, गरमाइश भी महसूस होती है वो इक्विपमेंट की, लोहे की, और आप एक आम जहाज़ में भी बैठते हैं, आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, मतलाते हैं, आपका दिल कभी कभी मतला जाता है। आप अंदाज़ा लगाएं उस स्ट्रेस में, उस टेंशन में जिस तरह से हमारे जवानों ने, दैट इज़ द ट्रेनिंग, बिल्कुल दैट इज़ द ट्रेनिंग और दैट इज़ द जज्बा एक्चुअली। वरना उस ट्रेनिंग को भी हासिल करके लोग कहने को कह सकते हैं कि भाई बस ठीक है, हम ग्राउंड पे ठीक है, लेकिन जो ऊपर जाते हैं, लड़ते हैं, जो नज़र रखे हुए होते हैं पाकिस्तान की फ़ज़ाई और सरहदी हुदूद पर, तो उनको सलाम है आज। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के हवाले से। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के वाक़े के 40 रोज़ मुकम्मल होने की याद में अरबईन मनाया जाता है, और इस रोज़ ज़ायरीन करबला उस मकाम की ज़ियारत करते हैं जाकर जहाँ पर इमाम आली मकाम को और उनके साथियों को शहीद किया गया था। और मुख्तलिफ़ रास्तों से होते हुए पैदल चलकर ज़ायरीन उस मकाम तक आते हैं, और एक रास्ता जो है वो नजफ़ से होकर आता है, नजफ़ से करबला जाने वाली सड़क है, बिल्कुल, जो 80 किलोमीटर तवील है, और इस पर पैदल चलते हुए मंजिल मकसूद तक पहुँचने में 3 दिन लगते हैं। ये सफ़र है और लोग पैदल करते हैं सफ़र, और बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर होते हैं। बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल बेयारो मददगार या बेसरो सामानी की आलम में होते हैं। बिल्कुल उनका एक जज्बा है, वो चलते हैं और चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जो मकामी लोग हैं उन्होंने सबीलें लगाई होती हैं, उन्होंने उन लोगों की खिदमत करने के लिए भी अपने घर, अपने दिलों के दरवाजे जिसको हम कहेंगे वो खोले हुए होते हैं। आपने रातें भी गुजारनी है, आपने खाना भी खाना है, आराम भी करना है, दूसरी हाजतें भी हैं, ये सारी चीज़ें लोग वहाँ पर पूरी करते हैं, और उन तमाम लोगों को वो जो एक मेहमान नवाजी का जो जज्बा है वहाँ पर वो नजर आता है। फिर एक दूसरा रास्ता भी है, वो दूसरा
दूसरा रास्ता है 600 किलोमीटर तवील, और ये जो ज़ायरीन होते हैं ये कई हफ्ते पहले ही पैदल सफ़र शुरू कर देते हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा ज़ायरीन बसरा से, बगदाद से, कूफा समेत दीगर शहरों से भी पैदल करबला पहुँचते हैं, और सारा ये जो सिलसिला होता है, मुफ्त खाना, मुफ्त रिहाइश गाहों का इंतज़ाम भी वहाँ पर मौजूद होता है। हुकूमत भी इसमें बहुत सारे इंतज़ामात करती है इराक़ की, और आवाम का तो जज्बा है वो फिर काबिल दीद होता है। तो ये एक ऐसा मौका है कि अगर इंसान जा सके वहाँ पर इस दौरान, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस हासिल कर सकता होता है। बिल्कुल, और इसमें भी वही कुर्बानी देखें आपको नज़र आती है। आप अपना घर में ऐश व इशरत सामान सब छोड़ के पैदल चलने लग जाते हैं और जाते हैं, और गर्मी है, यही जहन में रखिए कि इराक़ का मौसम बड़ा गर्म है, हाँ, और शदीद गर्मी है, और कभी कभी तो वो 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान भी आपको वो मौसम मिलेगा, और फिर उसमें गर्मी है, डिहाइड्रेशन है। तो वो सारी कुर्बानियाँ जो आप इस सफ़र में भी चलते हुए देते हैं, वो बेसिकली अपने आप को एक याद दिला रहे होते हैं कि क्यों वो कुर्बानियाँ दी गई थी, और किस तरह से उस जज्बे को ताज़ा रखना है, उस जज्बे को ज़िंदा रखना है, ताकि आने वाले वक्तों में हमसे भी अगर इस किस्म की कुर्बानी की एक्सपेक्टेशन ज़ाहिर है हक़ पे खड़े रहने की होती है, तो फिर हम भी वो कुर्बानी दे सकें। अगली खबर की तरफ चलते हैं जी। हरमैन शरीफैन, हाँ जी बताइए, ट्विटर पे कुछ मामला हुआ है? ट्विटर तो आप ही बताएंगी, ट्विटर का हमारा कहाँ ट्विटर से कोई शका भी नहीं है। इलॉन मस्क तो हमें बस घास ही नहीं डालता है। नहीं, इलॉन मस्क भरपूर घास डालते हैं, सबको बस थोड़ा एक्टिव होना पड़ता है। हरमैन शरीफैन की इंतजामिया ने ट्विटर अकाउंट पर चंद तस्वीर और वीडियो शेयर की हैं, जिनमें कारकुनों को मस्जिद अल हराम मक्का मुकरमा की सफाई करते हुए देखा जा सकता है। अच्छा, एक सरकारी वेबसाइट के मुताबिक मस्जिद अल हराम की दिन में 10 बार सफाई की जाती है, और हर बार सफाई पर सिर्फ 15 से 20 मिनट लगते हैं। इतनी वो क्विक होती है और इतनी वो फुर्ती से करते हैं कि जो आपको हैरान कर देती है। पूरा सिस्टम बना हुआ है कि बस हमने यहाँ से यहाँ, एक ड्रिल है, एक एक्सरसाइज है। बिल्कुल, सबको पता है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मैंने ये काम करना है। बिल्कुल, जैसे अपनी अपनी ड्यूटी और डेजिग्नेटेड स्पेसेस हैं, और आप ध्यान में रखिए कि इसमें 1 सेकंड के लिए भी तवाफ नहीं रुकता। मताफ और खाना काबा के इर्द गिर्द सफाई करने में 200 कारकुन जो हैं वो हिस्सा लेते हैं, और सफाई के लिए माहौल दोस्त अशिया इस्तेमाल की जाती हैं। सफाई का आगाज़ खाना काबा के दरवाजे की चौखट से किया जाता है, और सफाई मुकम्मल होने के बाद मस्जिद अल हराम के फ़र्श को खुश्क भी किया जाता है, ताकि कोई फिसलन की वजह से वहाँ पर स्लिप ना हो जाए। अच्छा, खुशबू का इस्तेमाल किया जाता है। आपको मुसलसल एक बड़ी ही जिसको कहते हैं सौंधी सी इतर की खुशबू भी वहाँ पर आती रहती है, और ये तरबियत याफ्ता कारकुनों की एक पूरी टीम है, और ये पूरी कोशिश करते हैं कि ज़ायरीन के तवाफ़ और इबादत में कोई खलल वाक़ ना हो। और जब मैं कहती हूँ कि कोई तवाफ़ में रुकावट हायल नहीं होती, तो उसमें इस तरह का सिलसिला होता है कि अगर ये खाना काबा के करीब वाले हिस्से में सफाई कर रहे हैं, तो फ़ौरन वहाँ पर एक तार लगा देंगे, जिसको हम कहते हैं ना, वो बार कर देते हैं आपको उस एरिया में जाने से। तार लगा देंगे, उसके अंदर ये रहकर सफाई करेंगे, और लोग बाहर की तरफ तवाफ़ कर रहे होते हैं। तो वो तवाफ़ नहीं रुकता, वो ये अपना काम मुसलसल करते रहते हैं, लोगों की इबादत नहीं रुकती। बिल्कुल, इबादत नहीं रुकती, और अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए, क्योंकि बड़ा महंगा हुआ है उम्रा इस वक्त, और उम्रा भी, हज भी बहुत महंगा हुआ है। तो लेकिन फिर भी अल्लाह ताला भाई वही है बुलाने वाला, उसी का घर है, उसी का मकाम है, वही दावत देगा, वही सारे असबाब पैदा करेगा, तो पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। और क्या, कैन एनीबडी स्टॉप? नो, बिल्कुल भी नहीं। आगे बढ़ते हैं जी। और कल एक और बड़ा ज़बरदस्त मार्का सरंजाम दिया है। बाबर इज नॉट कमिंग स्लो। बाबर ने तो कल कुछ भी नहीं किया, लेकिन रिकॉर्ड एक तोड़ा है, रन जिसने बड़े कम बनाए। मैं कह रही हूँ, लेकिन रिकॉर्ड तो तोड़ा है ना। मैं कह रही हूँ बाबर इज नॉट कमिंग स्लो। देखिए, एक तरफ बाबर जिसके बारे में आपने कहा कि जी नॉट कमिंग स्लो, और एक तरफ शाहीन जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि दे कैन नॉट प्ले हिम। ये जुमला बन गया। उसकी जो शाहीन की जो पहचान है, वो जो पोस्टर खड़े हुए होते हैं, लोग लेकर खड़े हुए होते हैं पोस्टर्स, उन पे लिखा हुआ होता है दे कैन नॉट प्ले हिम। कल तो खैर शाहीन ने सिर्फ 1 विकेट ली, कल तो बाबर आजम की हारिस रऊफ का दिन था। बिल्कुल, हारिस भी फिर 4 विकेटें लेकर, और बड़े ज़बरदस्त तरीके से वो जो बैटिंग लाइन है उसको हिला दिया, धज्जियाँ बिखेर दी, और बांग्लादेश को 7 विकेटों से पाकिस्तान ने शिकस्त दी। फिर अगेन बैटिंग इमामुल हक की और रिजवान की बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग रही, दोनों ने बड़ा अच्छा बैटिंग का मुजाहरा किया। तो अब हम एक मैच तो जीत चुके हैं इस सुपर 4 जो ग्रुप है उसका, सुपर 4 का, और अगला मैच अब जो हफ्ते को देखते हैं उसमें क्या होता है, क्योंकि अब पता नहीं बारिश हो रही है नहीं हो रही, क्या एक अजीब मसाइल जो है ना वो आ रहे हैं, और इसमें बारिश की वजह से अगर फाइनल भी बारिश की नज़र हो गया, तो अब तय ये किया गया है कि ये कब फिर
दोनों टीमों को दे दिया जाएगा जो भी फाइनल में। ये तो बात कोई नहीं हुई है, यही है तो कोई तरीका, हाँ ये तो कोई तरीका नहीं है, यही सारा लेकिन क्योंकि अभी तक तो पाकिस्तान भी अच्छा खासा सब जय शाह का किया जा रहा है, ये सब जय शाह यूसुफ जई जो है ना उसको जानता हूँ मैं, हैं जय शाह मेमन निकलेगा अंदर से कह रहा हूँ जय शाह यूसुफ जी जानता हूँ मैं उसको, ये कह रहा हूँ मैं। अच्छा जो विराट कोहली का जो रिकॉर्ड है वो जरा हम आपको बता दें कि भाई विराट कोहली जो है उसने क्या संगे मील अबूर किया है, और वो संगे मील जो है वो ज़ाहिर है उनका बैटिंग का एक ज़बरदस्त रिकॉर्ड है। विराट कोहली का एक और रिकॉर्ड बाबर आजम ने तोड़ा है, और बतौर कप्तान बाबर आजम ने तेज़ तरीन 2000 रन बनाने वाले वो प्लेयर बन गए बहैसियत कैप्टन, और ये उन्होंने 31 इनिंग्स में 2000 रन बनाए हैं, और इससे कबल विराट कोहली ने बतौर कप्तान 2000 रन बनाए थे 36 इनिंग्स में। अच्छा ये दोनों का कंपैरिजन चल रहा है, और बाबर आजम जो है वो बहुत सारे रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जो कि विराट कोहली के तोड़ते चले आ रहे हैं मुसलसल, और बाकी खिलाड़ियों के भी जो रिकॉर्ड्स हैं वो तोड़ते चले आ रहे हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी बैट्समैन से हम क्रेडिट ले लें उनकी ग्रेटनेस का, ये बात बिल्कुल उनका था तो फिर बाबर ने तोड़ा, बिल्कुल जी बिल्कुल। तो वो जो विराट कोहली की जो ग्रेटनेस है वो है और वो रहेगी, उसको कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं जी ये कोई ऐसा कोई ख़ास बैट्समैन नहीं है। अगर कोई कहे तो बस कान के नीचे दे उसको, क्या ऐसा कैसे कान के नीचे तो या हाशिम आमला का रिकॉर्ड अभी हमने बताया था कि वो बाबर आजम बड़ा प्लेयर है, वो भी बड़ा प्लेयर। तो बाबर आजम ने लाहौर में जो एशिया कप का जो सुपर 4 का जो ये मैच था बांग्लादेश के खिलाफ, उसमें जब उन्होंने 6 रन बना लिए तो ये कारनामा उन्होंने सर अंजाम दिया है। अच्छा AB डिविलियर्स जो थे जनूबी अफ्रीका के, वो भी बड़ा ज़बरदस्त खिलाड़ी था, उसने 41 इनिंग्स में, और ऑस्ट्रेलिया का जो माइकल क्लार्क था उसने 47 इनिंग्स में, फिर भारत का जो धोनी और इंग्लैंड का जो इयान मॉर्गन उन्होंने 48 इनिंग्स में ये कारनामा सर अंजाम दिया था। तो ये तो बहुत दूर है, तो बाबर जो है वो इन सब से बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है और इंशाल्लाह मज़ीद आगे जाएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। अच्छा क्या दिया मैंने, मेरी प्रेडिक्शन है बाबर के बारे में, बड़ा अच्छा खिलाड़ी बनेगा, थोड़ी मेहनत कर ले फिर देखें आप। मेहनत भी कर रहा है वो, कर रहा है मेहनत बिल्कुल, और वो नजर आती है बाबर की मेहनत। अच्छा आगे बताएं, आगे वो मैच फिक्सिंग हो गई है। हाँ जी बिल्कुल मैच फिक्सिंग हुई है, और हम सब जानते हैं कि जी ये कई क्रिकेटर्स को सजाएं मिली हैं इस हवाले से, लेकिन उसके बावजूद आज भी ये बरकरार है। श्रीलंका के साबिक ऑफ स्पिनर हैं सेना नायके, अब इस मरतबा वो फंसे हैं जी। उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने 2020 में लंका प्रीमियर लीग के खिलाड़ियों को मैच फिक्सिंग पर उकसाया था, और वो खुद इस टूर्नामेंट में नहीं खेल रहे थे, लेकिन उकसाने में जरूर आगे तो वो जो उकसे हैं उनका क्या हुआ? अब ये उकसना जो है ना वो भी बड़ा अहम मामला है। उकसे वाला की बात करें ना, मैं वो बेचारे कायके ने, क्या नाम है उनका, नाइके, हाँ नाइके ने तो कह दिया जो भी कह दिया, तो ऐसे आप आराम से उकस गए। नाइके आपको कहे कि वो आप छलांग लगा दें या कूद जाएं, तैरना आता नहीं है पानी में, कहते हैं ना छलांग लगा दें। देखें ये एक जो है पूरा तरीकाकार होता है। हाँ बिल्कुल, वो फैसिलिटेशन देते हैं बाकायदा तौर पे, उनको ब्रोकरेज इसकी लिफाफे मिलते हैं ना, जैसे लिफाफे होते हैं उसमें भी पूरे किसको मिलते हैं लिफाफे? हाँ किसी को नहीं मिलते लिफाफे, तो किसी को नहीं मिलते। लिफाफों से बात आगे चली गई है। वैसे लिफाफा जो छोटा सा, उसमें 1500 का नोट, छोटा सा नन्ना सा लिफाफा कहाँ, और अब आजकल की दुनिया में लेन देन का मामला कहाँ। तो हैंसी क्रॉनिया के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है, जिस हैंसी क्रॉनिया जो साउथ अफ्रीका का ज़बरदस्त कप्तान था, बड़ा ज़बरदस्त खिलाड़ी था, उसके हवाले से एक डॉक्यूमेंट्री है कि किस तरीके से पूरा जो इंडिया जब वो गया, कैसे इंडिया के जो बुक मेकर्स थे उन्होंने उससे रब्ता किया, कैसे पूरा उसको ट्रैप किया, फिर आखिर में जब वो उसने इकरार किया इस चीज़ का, और फिर वो रोया जब कि वाकई मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, तो आपके खुद के भी जो है ना वो आंसू निकल आते हैं। तो बहरहाल 2020 में इन्होंने जो है वो श्रीलंका के खिलाड़ियों को पेशकश की कि आए ना ज़रा कोई ज़रा माल बनाए। अच्छा उकसाया उसने, सही है कि जी माल बनाने पर उकस जाए वो, तो वो खुद इस टूर्नामेंट में नहीं खेल रहे थे, कई खिलाड़ियों के साथ उन्होंने रब्ता किया। फिर ये मालूमात जब टूर्नामेंट के एंटी करप्शन यूनिट तक पहुँची कि जैसे खिलाड़ी के बेसिकली रूल ये है कि खिलाड़ियों के पास अगर कोई ऑफ़र आए तो उन्होंने फौरन बोर्ड को बताना है। हाँ, सही अगर आपने छुपाया भी तो इसका मतलब है कि आप घर पर। अच्छा, बोर्ड को बताना ये होता है कि भाई हमें ऑफर आई है, या बोर्ड को उस शख्स के बारे में भी बताना होता है कि भाई ये हमें कह रहे हैं, मतलब सब बताना होता है। बिल्कुल, कि भाई मुझे शिफा ने लिफाफा पेश किया, हाँ ठीक है, या शिफा ने मुझे उकसाया कि भाई ये स्टांस ले लो प्रोग्राम में, फिर देखो अच्छा ये तुम्हारा टूर लगवा देंगे या तुम्हारा बड़े दिनों से प्लॉट हो जाएगा, प्लॉट आ जाएगा। हाँ सही है, आ नहीं रहा कोई, बस कुछ करे शिफा। पहले आया है क्या? नहीं ना, नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, हमारा नहीं आएगा वैसे, नहीं
तो बहरहाल अच्छा। उन्होंने फिर तहकीकात शुरू की और गुज़िश्ता महीने अदालत ने सिन्हा नायके पर ट्रैवलिंग की रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी। अब उनको बाकायदा गिरफ्तार कर लिया है और अदालत में जब वो जाएंगे तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है भाई, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बड़ा महंगा हो गया, पानी का पानी हो जाएगा सर। हाँ, ये महंगाई से मुझे याद आया, पाकिस्तान के हवाले से हम अगर कोई खबर की बात करें तो वो अच्छी खबरें हमें जरा कम ही नजर आ रही हैं। दूरबीन लगा के मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना पड़ता है तो तो एहसास होता है कि भाई ये तो अच्छी खबर आई है। लेकिन एक अच्छी खबर आपको दे दें, एक अच्छी खबर वाकई आई है, बहुत अच्छी तो नहीं है लेकिन कुछ ताज़ा हवा का झोंका उसको हम समझ सकते हैं, कह सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा से ये खबर आई है और बड़ी अच्छी है। सूबे की जो निगरान हुकूमत है उन्होंने महंगाई के आलम को मद्देनजर रखते हुए मजदूरों की कम से कम उजरत जो है वो 32,000 रुपए कर दी है 25,000 रुपए से। और ये फैसला सूबाई काबीना के इजलास में किया गया जिसकी सदारत निगरान वज़ीर आलम मोहम्मद आज़म खान ने की। और इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा में ज़ाहिर मजदूर की उजरत जो थी वो 25,000 रुपए थी, जो कि आजकल के दौर में तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। बिल आ रहे हैं 32, 33, 50,000 रुपए लोगों के। अब इस दौर में 32,000 रकम भी कोई बहुत बड़ी तो नहीं है और ना ही उससे बड़ा आराम से कोई गुजारा हो जाएगा, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मदद जरूर हो जाएगी मजदूरों की। और इस सवाल ये है कि क्या ये जो निगरान हुकूमत है ये अपने इस फैसले पर अमल दरामद करवा सकेगी? फिर ये कैसे इसको आगे लेकर जाएंगे? चलो ले तो जाएंगे, आगे वाली आने हुकूमत कैसे इसको मैनेज करेगी, लेकिन जो इन्होंने किया ठीक है, अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। हाँ, तो ये एक खबर थी, मैंने सोचा हमें ये ज़रा अच्छी खबर भी लोगों को सुना दें। अब ये है कि इस तरह से मिनिमम वेजेस तय तो हो जाती हैं लेकिन इन पर अमल दरामद भी बाज़ लोग करते हैं, बाज़ लोग नहीं करते। और ये भी हम सब जानते हैं कि भाई हम कोई बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी तो हमारी है नहीं, तो जब डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती तो फिर आपको डंडी मारने का भी बड़ा हद तक फ्रीडम और मौका मिल जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा जी, इंटरनेशनल दुनिया की एक खबर दूं आपको, अगर आप चाहें, अगर आप बताएं। इंटरनेशनल दुनिया, मैं आज बरतानिया से कुछ नहीं लाई। मैं आज बरतानिया से कुछ नहीं लाई। नहीं, मैं रूस और यूक्रेन की बात करता हूँ। रूस और यूक्रेन की आपको पता है इस वक्त रिलेशनशिप कितनी अच्छी चल रही है, दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, जंगे कर रहे हैं और जाहिर है अपनी अपनी कामयाबी के दावे करते हैं। तो अब हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है जिसमें रूसी हेलीकॉप्टर को जमीन पे गिरते देखा जा सकता है। और ये जो हेलीकॉप्टर है ये रूस का इंतहाई कीमती हेलीकॉप्टर है जिसकी कीमत कितनी थी? 1.25 करोड़ पाउंड। जी 1.25 करोड़ पाउंड जी। इसका नाम है एलिगेटर और इसको गिराने के लिए स्वीडन का बना हुआ एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल जो है वो इस्तेमाल किया गया। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वाक़या अगस्त में पेश आया था और हेलीकॉप्टर का पायलट जो है वो अपनी जान बचाकर एक और रूसी हेलीकॉप्टर में बैठ के वहाँ से कल्टी हो गया, निकल लिया जिसको कहते हैं ना उर्दू में, वो कहते हैं निकल लिया। तो ये जो एलिगेटर हेलीकॉप्टर है वो टैंक और आर्मर्ड गाड़ियों को तबाह करने की भी सलाहियत रखता है और यूक्रेन के साथ जंग में अब तक 9 एलिगेटर हेलीकॉप्टर तबाह हुए हैं। अभी तक के ये फिगर सामने आ रहे हैं और ये 1.25 करोड़ के। जी 1.25 करोड़ पाउंड के, बिल्कुल 1.25 एलिगेटर हेलीकॉप्टर ये तबाह हुए हैं। बिल्कुल सही है जी। बहुत। और जो एलॉन मस्क की मैं बात कर रहा था उसकी भी मैं आपको बता दूं। हाँ, बताएं जी। ये ज्यादा जो है ना फैल रहा है ये एलॉन मस्क। अब इसको धमकियां मिलना शुरू हो गई। इसके अब्बू से बात हुई। एलॉन मस्क के जो अब्बू है उनका नाम है एरोल मस्क। एरोल मस्क, ठीक है। तो अब एरोल मस्क जो है वो क्या कह रहे हैं कि जी खदशा उन्होंने जाहिर किया है कि उनके बेटे को किया जा सकता है कत्ल। वो कह रहे हैं भाई बड़े बड़े लोगों की वजह से धमकियां मिल रही हैं। और एलॉन मस्क के वालिद जो है एरोल मस्क, उन्होंने न्यूयॉर्कर जो मैगज़ीन है उसके एक हालिया आर्टिकल पर सवाल उठाया है जिसमें यूक्रेन, फिर सोशल मीडिया और इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल के हवाले से हुकूमती इंतखाब पर टेस्ला के CEO के असर व रसूख की बात की। और इस आर्टिकल में रूस यूक्रेन तनाज़े में ये जो स्टारलिंक जो सैटेलाइट है स्पेसएक्स की, उसकी अहमियत पर भी जोर दिया है। और जो बाइडन ने भी अपने बयान में कहा था कि मस्क जो गुज़िश्ता साल जो है उस रवाबित जो है वो उनके सारे अजीब से हो रहे हैं। ठीक है, हमें एक यहाँ पर लेना है छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक जी। अब एक कश्मीर के हवाले से एक खुसूसी सेगमेंट हमने प्लान किया और काफ़ी अरसे से हम ये करना चाह रहे थे। उसकी वजह ये है आज करने की कि एक तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो एम्बेसडर हैं या जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर नदीम मलिक साहब, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर काकड़ को, अनवारुल हक काकड़ साहब को जो कि वज़ीर आज़म हैं निगरान पाकिस्तान के, उनको एक ख़त लिखा है कश्मीर के हवाले से। और इसके अलावा हम ये भी सुन रहे हैं कि वज़ीर आज़म
अनवारुल हक काकड़ साहब यूनाइटेड नेशंस में जाकर तकरीर करेंगे, तो इसके हवाले से भी कश्मीर पे हमारा क्या मौक़िफ़ होगा और अब तकरीर में क्या कुछ होना चाहिए, इस पर नदीम मलिक साहब ने बड़ा काम किया है और वो मुसलसल इसको बड़ी गहरी नज़र से देखते रहते हैं। तो आज हम उनसे इसके हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नदीम मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब, बहुत शुक्रिया अपने शो में मुझे इनवाइट करने का, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो आपने निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ साहब को एक ख़त लिखा है कश्मीर के हवाले से, इसमें आपने क्या अपील की है और ये ख़त आपको क्यों लिखना पड़ा? देखिए, इम्पोर्टेंट इसलिए है कि पिछले 75 साल से जब से कश्मीर का मसला यूनाइटेड नेशंस में उठाया गया है और जब से यूनाइटेड नेशंस ने 1948 में पहली राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की रेजोल्यूशंस अडॉप्ट की थी, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप करना था पाकिस्तान का कश्मीरियों को प्लेबिसाइड के थ्रू राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन प्रोवाइड करने का, वो पाकिस्तान ने आज तक नहीं किया। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और ये मैं आपको ये भी बताते चलूं, बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान में ये मालूम ही नहीं कि इस प्रोसेस को पाकिस्तान ने 1948 से स्टॉल किया हुआ है और उसको आज तक कंप्लीट नहीं किया। तो इसलिए ये लेटर में पिछले कई प्राइम मिनिस्टर्स को और कई फॉरेन मिनिस्टर्स को और कई प्रेसिडेंट्स को लिख चुका हूं, लेकिन किसी ने उस पर ना तो एक्शन लिया, ना किसी ने जवाब देना पसंद किया। और इस दफा फिर मुझे मजबूरन ये सवाल सोशल मीडिया ये पोस्ट करना पड़ा कि आप बराए मेहरबानी जो 75 साल में कश्मीरियों के राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए जो पाकिस्तान ने काम नहीं किया, जो अपनी जिम्मेदारियां सही तरीके से नहीं निभाई, बल्कि मैं तो आपने अगर वो लेटर पढ़ा उसमें मैंने लिखा है कि ये इट्स ए क्रिमिनल नेग्लिजेंस पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट की गई है कि आपको अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है कि जो 75 साल में जो पाकिस्तान के लीडर कश्मीर के लिए काम नहीं कर सके, वो अल्लाह ने आपको मौका दिया, आप कर दीजिए। सो उनसे रिक्वेस्ट ये की है कि जब यूनाइटेड नेशंस में वो तशरीफ लाएं सितंबर में इस महीने, जब वो जो जनरल असेंबली से एड्रेस करें, तो वहां पे सिर्फ 2 चीजें अपनी तकरीर में ऐड कर दें। वो क्या? नंबर 1 कि आज तक 1950s में पहला प्लेबिसाइड और आखिरी प्लेबिसाइड एडमिनिस्ट्रेटर नॉमिनेट किया था यूनाइटेड नेशंस ने अकॉर्डिंग टू द यूएन रेजोल्यूशन। वो अमेरिकन नेवल कमांडर थे चेस्टर निमित्ज। वो 48 में किसी भी वजह से, अपनी जाती मजबूरी की वजह से वो काम शुरू नहीं कर सके। उसके बाद आज तक 50 से लेके आज तक 73 इयर्स में ना यूनाइटेड नेशंस ने दूसरा प्लेबिसाइड एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया और ना ही पाकिस्तान ने आज तक डिमांड किया। अच्छा। अब ये मुझे बात ना मुझे समझ आती है, ना मैं इसको स्वॉलो कर सकता हूं और ना ये यकीन करने वाली बात है कि पाकिस्तान के किसी लीडर को इस प्रोसेस का इल्म नहीं था, सबको इल्म था। दूसरा, सेक्रेटरी जनरल से जो कि इलेक्टेड है लेकिन एम्प्लॉय है, मुलाजिम है यूनाइटेड नेशंस का, जी। जितनी सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशंस के जितने डिसीजंस उनको इम्प्लीमेंट करना एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरफ से, वो सेक्रेटरी जनरल का काम है। बिल्कुल। दूसरा, मैंने रिक्वेस्ट उनसे की है कि अपनी स्पीच में डिमांड करें सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन से कि आप फौरी तौर पे प्लेबिसाइड के अरेंजमेंट शुरू करें ताकि कश्मीरियों को उसका राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाए। ये 2 मेरी डिमांड्स हैं जो मैंने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को लेटर लिखा है। सही। और अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया, लेकिन आई होप कि कम से कम उन्होंने ये लेटर पढ़ा हो और उस पर कुछ अमल दरामद भी हो। अल्लाह करे उन्होंने पढ़ा हो। बिल्कुल बिल्कुल, हमें उम्मीद है। अच्छा, भारत के सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 के हवाले से केस चल रहा है, तो आपको क्या लगता है इस आर्टिकल को वापस बहाल किया जाएगा? कोई पेशरफ्त होगी, कोई उम्मीद है आपको? जी, ये भी आपने बहुत ही बरवक्त और बड़े अच्छे मौके पे ये सवाल किया। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं काफी न सिर्फ पुरुम्मीद हूं बल्कि मुझे यकीन है कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करेगी और वो स्टेट का वो जो स्टेटस है, स्पेशल स्टेटस है अंडर आर्टिकल 370 और अंडर आर्टिकल 35A, वो उसको बहाल करेंगी और कश्मीरियों को उनका राइट दिया जाएगा। लेकिन मैं, अगर आप इजाजत दें, तो इसमें थोड़ा सा एक स्टेप में आगे भी जाना चाहूंगा जी। 5 अगस्त 2019 को जब इंडिया ने आर्टिकल 370 और 35A एब्रोगेट किए, उस वक्त से पाकिस्तान मुसलसल ये डिमांड कर रहा है कि आर्टिकल 370 और 35A को बहाल किया जाए।
उस वक्त के वजीर खारजा मोहतरम शाह महमूद कुरैशी साहब को मैंने फेस टू फेस ये बात कही थी। ये 27 सितंबर को हमारी उनसे मुलाकात न्यूयॉर्क में हुई थी, जब वो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ तशरीफ लाए थे। तो मैंने उनसे ये बात अर्ज की थी कि आप आर्टिकल 370 और 35A की रीइंस्टेटमेंट का तो आप डिमांड करें, लेकिन इस पे बहुत ज्यादा जोर ना दें। मुझे सिर्फ एक बात आप समझाएं कि आप कश्मीरियों के राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की डिमांड क्यों नहीं करते। आप ठीक है 370 और 35A को रीइंस्टेट करवाना, कश्मीरियों का उनको राइट देना और उनको प्रोटेक्शन देना वो जरूरी है, लेकिन इसी के साथ आप डिमांड करें कि कश्मीरियों का राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन उसको दिया जाए। न सिर्फ उस वक्त के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने मेरी इस बात को ऐड नहीं किया अपनी डिमांड्स में, बल्कि उसके बाद बिलावर जरदारी साहब से भी मैंने खत लिखा, उनसे भी मैंने ये कहा कि आप 370 और 35A का जिक्र करने की बजाय आप राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का जिक्र करें, जो सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस जो आज तक एप्लीकेबल हैं और इफेक्टिव हैं। सही है, ठीक है। अच्छा, अब जो निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ साहब हैं, उनका इसी माह अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब मुतवक्के है। आपने अपने खत में इस हवाले से, उस खिताब के हवाले से खुसूसी तौर पर क्या तजावीज़ पेश की हैं उनको? जी, इसमें बेसिकली उनको पहले तो मैंने थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसमें एक्सप्लेन किया है कि जिस तरह ये मैं आपके ऑडियंस के इंटरेस्ट के लिए भी और उनके नॉलेज के लिए भी थोड़ा सा, अगर मुझे इजाजत दें तो मैं 30 सेकंड में एक्सप्लेन कर दूं। जिस तरह अगर आपकी प्रॉपर्टी पे कोई नाजायज कब्जा कर लेता है, आप अपनी प्रॉपर्टी ओनरशिप के पेपर्स लेके कोर्ट में जाते हैं कि जज साहब ये तो मेरी मलकियत है, इसकी मलकियत मुझे, कब्जा मुझे वापस दिलाया जाए। आपके अगर केस जेन्युइन है, डॉक्यूमेंटेशन अगर उसके साथ है, तो जज आपका मेरिट के बेस के ऊपर आपके हक में फैसला दे देंगे कि ये प्रॉपर्टी आपकी है, ये आपको वापस दी जानी चाहिए। लेकिन जज आपको कब्जा नहीं दिलाता, कब्जा दिलाने वाला डिपार्टमेंट और है। आप वो कोर्ट का फैसला लेके आप थाने में जाते हैं या बेलिफ को साथ कोर्ट का बेलिफ लेके जाते हैं और कब्जा उसके जरिए मिलता है, जज कब्जा नहीं देता। इसी तरह यूनाइटेड नेशंस के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। सिक्योरिटी काउंसिल ने तो आपको रेजोल्यूशन दे दिया कि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन कश्मीरियों को दिया जाए थ्रू एन इम्पार्शियल प्लेबिसाइड अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ये तो उन्होंने अपना पहला काम कर दिया। दूसरा काम जो करना था, जो प्लेबिसाइड सिक्योरिटी काउंसिल नहीं करवाती, प्लेबिसाइड यूनाइटेड नेशंस की कमेटी है, उसको 4th कमेटी कहते हैं, उसका ओरिजिनल नाम है स्पेशल पॉलिटिकल एंड डीकॉलोनाइजेशन कमेटी। उसका काम है प्लेबिसाइड करवाना अंडर द रेजोल्यूशन और अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली। सो उसमें 4th कमेटी में आज तक, आपके शो में आने से पहले अभी जो मैंने अपडेट चेक किया, आज तक कश्मीर का उसमें जिक्र नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है? इसलिए कि पाकिस्तान ने वो जो सिक्योरिटी काउंसिल की और UNCIP की रेजोल्यूशन थी, उसकी बेस के ऊपर 4th कमेटी को, स्पेशल पॉलिटिकल एंड डीकॉलोनाइजेशन कमेटी को आज तक, एज ऑफ टुडे, आज तक एप्लीकेशन प्लेबिसाइड की नहीं दी। एंड दिस इज अ क्रिमिनल नेग्लिजेंस। ये न सिर्फ कश्मीरियों के साथ धोखा है, ये पाकिस्तान के 23 करोड़ अवाम के साथ भी धोखा है। हम तो बिल्कुल कश्मीरियों के साथ खड़े हुए, तो हमें तो ये काम फौरी तौर पर करना चाहिए। अब ये जो अक़वाम मुत्तहिदा की 4th कमेटी है, इसका ओवरऑल रोल क्या है, ये क्या काम कर रही होती है, कैसे हम इफेक्टिवली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? जी, थैंक यू सो मच फॉर अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली की 5 मेजर कमेटीज हैं। पहली कमेटी है डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी, दूसरी कमेटी है इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल, तीसरी कमेटी है सोशल, ह्यूमैनिटेरियन एंड कल्चरल कमेटी, चौथी कमेटी है स्पेशल पॉलिटिकल एंड डीकॉलोनाइजेशन कमेटी, 5th कमेटी है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी कमेटी, और आई अपोलोजाइज 6 कमेटियां, और छठी कमेटी है गालबन लीगल कमेटी। सो जो ये 4th कमेटी है, ये इस लिहाज से हमारे लिए और कश्मीर के इशू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्पेशल पॉलिटिकल एंड डीकॉलोनाइजेशन कमेटी, इसका काम है जिस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल या जनरल असेंबली को रेजोल्यूशन पास करती है कि सर्टेन टेरिटरी, उसको यूनाइटेड नेशंस की टर्मिनोलॉजी में उसको कहते हैं नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज, यानी वो इलाके जिनकी अपनी हुकूमत नहीं, अपने मसाइल को खुद हल नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंट कंट्रीज नहीं है, उनको
डीकॉलोनाइज करते हैं, यानी उनके ऊपर जो दूसरे ममालिक के दूसरे लोगों के नाजायज कब्जा है उसको वो वागुजार करवाते हैं, उसके लिए प्लेबिसाइड करवाते हैं। 1945 में यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया और 1947 से ये मसला यूनाइटेड नेशंस के उस पे चार्टर पे पेंडिंग है, कश्मीर का, हाँ। वो आज तक रिजॉल्व नहीं हुआ। लेकिन 1947 से जो मसला यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के ऊपर पेंडिंग है, वो आज एज ऑफ टुडे वो 17 टेरिटरीज जिनका प्लेबिसाइड पेंडिंग है, जो यूनाइटेड नेशंस के जो सिस्टम में पेंडिंग है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए, उसमें कश्मीर नहीं है। मैं आपके और आपके ऑडियंस के इंटरेस्ट के लिए एक और छोटी सी बात मैं अर्ज करूं कि आप यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट पे जाइए, un.org, उसमें राइट साइड के ऊपर वो है सर्च का एक हेड है, उसमें लिखिए कश्मीर, उसको कीजिए सर्च, देखिए क्या जवाब आता है। 2 दर्जन के करीब करारदादे हैं यूनाइटेड नेशंस की कश्मीर के ऊपर और सैकड़ों हजारों डॉक्यूमेंट्स हैं जो उसमें उनके सिस्टम के अंदर मौजूद हैं। लेकिन जब आप सर्च करते हैं तो सर्च के अंदर कश्मीर के सर्च के बाद जवाब आता है योर आइटम डिड नॉट फाइंड एनी, मतलब वेबसाइट पे है ही नहीं कुछ। व्हाट ए मिजरी। और इसकी वजह यह है कि इंडियन लॉबी जो यूनाइटेड नेशंस में है वो इतनी स्ट्रांग है कि आप उसको कश्मीर के वर्ड को सर्च करें तो कोई चीज नहीं आती, नजर नहीं आती। दैट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट एंड दैट्स हाउ इफेक्टिव योर फॉरेन सर्विस इज। आपकी जो फॉरेन सर्विस की जो इफेक्टिवनेस है वो इससे अंदाजा कर लीजिए कि यूनाइटेड नेशंस में जो सबसे पुराना अनरिजॉल्व्ड इशू है, बिल्कुल उसको सर्च करें तो सर्च इंजन आता ही कुछ नहीं है। तो बड़े अफसोसनाक फैक्ट्स आपने बताए हैं। कश्मीर का कोई जिक्र नहीं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर एम्बेसडर नदीम मलिक साहब, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के सेक्रेटरी जनरल, और कश्मीर के हवाले से जो हकायक आपने हमारे ऑडियंस के नज़र किए हैं तो बड़े ही अफसोसनाक हैं। और इसकी एक और नवीद या एक और इसकी एग्जांपल हमें यहाँ से भी मिलती है कि फेसबुक, ट्विटर और इस किस्म के जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म हैं, इस पर भी आप अगर कश्मीर की कोई चीज पोस्ट कर दें या इस पर भी आप कश्मीर का वर्ड अकाउंट रिपोर्ट हो जाते हैं और वो सस्पेंड हो जाते हैं, वो हटा देते हैं। वो कहते हैं आपने कम्युनिटी गाइडलाइंस की वायलेशन की है जो आपने ये वाली वीडियो चढ़ा दी ऊपर। तो ये तो इंडियन लॉबी का तो बिल्कुल ये मामला है और पाकिस्तान को अपनी डिप्लोमेसी में भी इफेक्टिवनेस पैदा करने की ज़रूरत है और लॉबिंग में भी हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि भारत को हमसे आगे निकलने के लिए क्या क्या चीज़ें दरकार थी और क्यों भारत अब से लॉबिंग में और डिप्लोमेसी में आगे है। बिल्कुल। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और बरतानिया की तरफ नज़र डालते हैं जी। बर्मिंघम बरतानिया का दूसरा बड़ा शहर है और हाल ही में ये शहर हो गया दिवालिया। अब ये दिवालिया शहर कैसे हो गया, ये अब दिवालिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, लोगों के साथ वहाँ पर क्या होगा और ये जो दिवालियापन है उससे निकलेगा कैसे, ये चीज़ ज़रा हमें समझनी है। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे 92 न्यूज़ के नुमाइंदे जनाब राजा खावर साहब, बरतानिया से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया राजा साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये बैंकरप्सी फाइल कर दी है बर्मिंघम सिटी काउंसिल ने, इसकी क्या वजूहात हैं? बिल्कुल पैसा शैसा खत्म हो गया क्या? जी बिल्कुल, इसकी बहुत सारी वजूहात में से चंद एक वजूहात हैं। थोड़ा सा इसके अगर माजी पे हम चलें तो 2012 में जो बरतानिया का कोर्ट है उसने खवातीन को जो मर्दों के मुकाबले में मसावी तनख्वाहें देने के हवाले से ऑर्डर जारी किए थे। उस टाइम तकरीबन बर्मिंघम सिटी काउंसिल ने 1.1 बिलियन जो है पाउंड वो उनको पे किए थे, जो कि एक बड़ी कीमती इनकी ज़मीन थी जहाँ पे आप बर्मिंघम का नेशनल एग्जीबिशन सेंटर बना हुआ है, तो वो बेचकर तो उस टाइम तो तनख्वाहें देगी। मगर उसके साथ साथ ये मामलात वक्त के साथ साथ बढ़ते रहे और अभी फिर तकरीबन जो पेंडिंग सैलरीज हैं वो तकरीबन 760 मिलियन तकरीबन जो बन रही हैं, वो अभी और लायबिलिटी थी, जिस हवाले से कौंसल के पास शायद इतना ज़र मुबादला नहीं था, उनके पास इतने पैसे नहीं थे, जिसके बायस कौंसल ने, जबकि उनका जो आईटी का सिस्टम है उसको उन्होंने उसमें जिद्दत लाने के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया था। तो ये इस तरह के चीदा जो हैं मामलात वो मिलकर तो कौंसल पे एक बड़ा बर्डन बना, जिसके बायस कौंसल ने जो है 2 दिन पहले
बैंकरप्सी जो है वो डिक्लेयर कर दी है। ये तो काउंसिल जब ये काम कर रही थी, जब जो इक्वल पे का या ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च करने का, तो उसको पता नहीं था कि हमारे पास पैसे नहीं है? एक्चुअली ये कोर्ट के ऑर्डर थे जिनके बायस काउंसिल को इस तरह के इकदाम उठाने पड़े, और उसके बाद फिर कुछ मजीद ऐसे मसाइल पैदा होते गए वक्त के साथ साथ, जिनके बायस जो है उनको इन मुश्किलात का सामना पेश आया, और अब उनके पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रहा, तो उन्होंने सेक्शन 114 के तहत जो है वो गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया को जो है बैंकरप्सी में होगा क्या? अब तो सारे प्रोजेक्ट रुक जाएंगे। अब बिल्कुल अब कहाँ पैसे खर्च करेंगे और कहाँ नहीं करेंगे? उस हवाले से कुछ जो सेक्टर्स हैं वो डेफिनेटली मुतासर होंगे। जैसा कि अगर सोशल वर्कर्स की बात की जाए, जो लोग डिपेंडेंट हैं, एल्डरली हैं या इस तरह के, उनके तो जो मामलात हैं वो इसी तरह चलेंगे। मगर जैसा कि आप देख लें कि पार्कों की जो देखभाल थी, इसके अलावा जो रोड्स स्ट्रीट्स उनके अतराफ में जो ग्रास कटिंग जैसे मामलात थे, वो सारे मामलात जो हैं वो इससे डेफिनेटली मुतासिर होंगे। सही है। अच्छा, इसमें ये जो सिटी काउंसिल्स हैं इनके साथ लोग धोखाबाजी भी बड़ी करते हैं। ये हम तो खुद को कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ये हम तो कहते हैं कि हम ही बहुत बेईमान और इस तरह के हैं, लेकिन वहाँ पर भी ये बेईमानियाँ और छोटी मोटी जो है कार्रवाइयाँ होती रहती हैं। ये बताएं कि कहाँ कहाँ सिटी काउंसिल्स को लोग चूना लगाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ऐसे बहुत सारे फैमिलीज़ को, जब मैं वहाँ पढ़ती थी, मैं जानती थी कि जिन्होंने काउंसिल हाउसिंग ली हुई है, जो कि सस्ते उसमें उनको मिल जाती है काउंसिल हाउसिंग, और उसको उन्होंने आगे रेंट आउट किया हुआ है, और खुद वो अच्छे बड़े बड़े घरों में, मकान बंगलोज में रह रहे हैं। बिल्कुल, बर्मिंघम हाउसिंग दी होगी उन्होंने। तो ये जरा बताएं, सिटी काउंसिल्स को चूना कैसे कैसे लोग लगाते हैं? देखें, वक्त के साथ साथ हर एक सिस्टम में जिद्दत आ रही है। आपने जो बात की, शायद कुछ अर्सा पहले इस तरह के मामलात चलते रहे, अभी भी बहुत सारी, एक बड़ी तादाद जो है वो बेनिफिट्स और हाउसिंग बेनिफिट्स जैसे जॉबलेस और दीगर तरह के एडल्ट, चाइल्ड और जो है इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट्स जो मुंसलिक हैं। मगर क्योंकि अब वक्त के साथ टेक्नोलॉजी में भी बड़ी जिद्दत आ गई है, डेफिनेटली इस बैंकरप्सी में भी इन अवामल का भी किरदार जरूर है, मगर कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं है इसका। सही तो है। अब ये जो लोगों की जिंदगी पे अब असर क्या होगा? मतलब एक तो आपने कहा कि ये काउंसिल वाले कुछ काम रुक जाएंगे, लेकिन जो पब्लिक है उसको नॉर्मली कोई एडवर्स इफेक्ट्स इसके और मजीद फेस करना पड़ेंगे? देखें, जब आप नोटिस सेक्शन 114 के तहत जारी कर देते हैं, तो उसका मतलब यह है कि आप एक तरह से वाइट फ्लैग लहरा देते हैं कि अब हम बिल्कुल हेल्पलेस हैं, तो गवर्नमेंट हमारी मदद करे। अब इसके हवाले से फर्दर क्या किया जाएगा कि एक तो 21 दिन में जो कौंसिल है उसकी फुल मीटिंग बुलाई जाएगी, यानी कि फुल हाउस मीटिंग होगी। उसमें जो है वो उनका मुस्तकबिल का लाए अमल और जो इसके क्या कहते हैं, मनी के हवाले से, पेमेंट्स के हवाले से, वो सारा एक प्लान पेश किया जाएगा। उस पे अब फिर मुतफिका तौर पे ये फैसला होगा कि आया ये प्लान जो है ये एक्सेप्ट किया जाएगा या रिफ्यूज किया जाएगा। इसके साथ ज़राए ने एक और भी बड़ा दावा किया है, जिसके मुताबिक जो बर्मिंघम सिटी काउंसिल के लीडर हैं, डिप्टी लीडर और इसके अलावा उनके एग्जीक्यूटिव दीगर, वो तकरीबन नेक्स्ट वीक जो है उसमें जो लोकल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी हैं उनके साथ जो है एक मीटिंग करने जा रहे हैं। तो उसके बाद फर्दर जो हालात वाक़यात हैं उनका पता चलेगा कि आया कि ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं। मगर डेफिनेटली जो बिन कलेक्शंस हैं या दीगर इस तरह के मामलात हैं उन पे भी फर्क पड़ेगा। इसके अलावा जो जॉब्स हैं, बर्मिंघम सिटी की काउंसिल की जो जॉब्स सेंट्रल गवर्नमेंट है, मिसाल के तौर पे अगर रोजाना आते हैं आपकी तरफ बिन को साफ करने के लिए, तो वो कह देंगे कि हो सकता है हम हफ्ते में एक दिन आएंगे, अपना सारा कूड़ा करकट उस दिन आप बाहर रखें। इस तरह की सूरत हाल होगी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी? कोई ये रशीद सुनाक साहब कोई कहे, कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करें कि भाई इनको बचाओ या पैसे दे दें, कोई ऐसा बेल आउट पैकेज? देखें, ये जो लेटर लिखा गया इसका यही मकसद है कि बरतानवी गवर्नमेंट इसमें इंटरफेरेंस करे और इन मामलात के लिए उनकी हेल्प करें। देखें, जो अगर बर्मिंघम सिटी काउंसिल के हवाले से बात की जाए तो तकरीबन 10 लाख जो लोग हैं इस टाइम, इनको सर्विसेज जो हैं वो बर्मिंघम सिटी काउंसिल अपने शहरियों को जो है वो फ्राहम कर रही है, चाहे वो बिन कलेक्शन की सूरत में हो, चाहे वो दीगर हाउस के जो आपके मिसाल के तौर पे फर्नीचर, जो एक्स्ट्रा टूटा फूटा फर्नीचर है उस हवाले से, ग्रास कटिंग होगी, स्ट्रीट क्लीनिंग हो गई, सॉल्ट ग्रेटिंग जैसे, यानी कि बेशुमार ऐसी सर्विसेज हैं जो सिटी काउंसिल का प्रोग्राम जो है वो इन जो अपनी आवाम है उसके लिए है। मगर जो हालात मौजूदा बने हुए हैं इसमें डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें मुतासर होंगी। काउंसिल टैक्स का एक मसला हो सकता है
कि आने वाले वक्त में कौंसल टैक्स जो कि ऑलरेडी एक बड़ा बर्डन बन चुका है आवाम पे, एक बड़ी उसमें ऑलरेडी इजाफा हो चुका है, उसमें भी कोई मजीद इजाफा कर दिया जाए। बिल्कुल सही। और शुक्रिया अदा करेंगे जी। राजा खावर हमारे साथ मौजूद है। मसला था, हमारा मेयर कहता था मेरे पास इख्तियार नहीं है, इनका मेयर क्या कहेगा, मेरे पास माल नहीं है, मेरे पास माल नहीं है। तो बात तो तकरीबन सेम ही है भाई, इधर इख्तियार का मसला, उधर पैसों का मसला। चले देखते हैं जी क्या होता है और किस तरीके से बर्मिंघम वाले बाहर निकलते हैं। फिलहाल हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब बात करते हैं क्रिकेट की। पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश, कल ज़बरदस्त एक मैच हुआ। ज़बरदस्त इस वजह से कि ये वन साइडेड मैच था, पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया और 7 विकेटों से बांग्लादेश को हरा दिया। सुपर 4 का ये मैच था, सुपर 4 मरहले का, और ज़ाहिर पहला मैच हुआ है तो इस वक्त पाकिस्तान सुपर 4 में टॉप पर है, लेकिन गेम के लिहाज से भी पाकिस्तान टॉप पर है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि मुझे लग रहा है कि ज़रा कुछ ऊपर नीचे है, तो फिर मैं अपना एक्सपर्ट राय दे दूँगा। लेकिन फिलहाल एक्सपर्ट राय के लिए हमारे पास पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर जनाब यासिर हमीद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया यासिर साहब, आप देख रहे हैं मैचेस, हम भी देख रहे हैं मैचेस। मैंने जरा 1-2 मिस किए, लेकिन ये है कि ओवरऑल जो हमारी सूरत हाल है उससे मैं आगाह हूँ। आपने सारे हाँ मुतमईन है, गुड। फिलहाल तो मुतमईन हूँ क्योंकि टीम एक तरह से कंसिस्टेंसी दिखा रही है। हमारा प्रॉब्लम मेनली जो रहा है वो कंसिस्टेंसी का रहा है। एक दिन हम इतना स्कोर कर जाते हैं, दूसरे दिन बिल्कुल ही माठे हो जाते हैं। तो आपको यासिर साहब ये बताएं, अभी तक के जितने मैचेस आपने देखे हैं एशिया कप के और उससे पहले हमारी अफगानिस्तान के साथ जो हुई हैं सीरीज हुई हैं, इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपको हमारी प्रिपरेशन फॉर द वर्ल्ड कप कैसी लग रही है? जी, सबसे पहले तो आज यौम फ़ज़ाई है, तो हम अपने जो शहदा हैं जो 1965 में जिन्होंने पाकिस्तान की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया था, उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। बिल्कुल। और एक बड़ा दिन हमारी डिफेंस के हवाले से। पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जा रही है। अब तो ये डिफेंस के साथ अटैक भी स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल। बड़ा अच्छा खेल रहे हैं माशाल्लाह, स्पेशली जो हमारी फास्ट बॉलिंग है। शुरू में जो जिस तरह का वो टोन सेट करते हैं शाहीन और नसीम शाह, नया बॉल जिस तरह करते हैं, फिर बाद में हारिस रूफ जिस तरह आगे कॉम्प्लीमेंट करते हैं अपनी पेस के साथ और विकेट टेकिंग एबिलिटी है जो, तो हमने जो पिछले मैचेस में, दोनों मैचेस में, स्पेशली ये जो बांग्लादेश का मैच है उसमें जो उनके दोनों ओपनर्स थे उन्होंने 100 किए हुए थे उससे पिछले मैच में। तो ऊपर से 3-4 आउट करके जो उनको बिल्कुल डैमेज कंट्रोल में ले गए हम, और शुरू से ही बैक फुट पे था। तो बड़ा ही ज़बरदस्त माशाल्लाह पिछला मैच खेले। और उससे पहले जो इंडिया के साथ था मैच, उसमें थोड़ा सा ये था कि एक डिपार्टमेंट हमारा है जिसमें हमें थोड़ी सी वर्क की जरूरत है। बिल्कुल, वो आप समझ गए होंगे बिल्कुल चीज की बात कर रहा हूँ। वो डिपार्टमेंट कल भी देखे, उसी डिपार्टमेंट का मसला था। हो क्या रहा है, जो मुझे लग रहा है मामला क्या है, हम बॉलिंग के अंदर हम 4 विकेटें ले जाते हैं 50-60 रन पे, हमने 4 आउट कर दिए, फिर जरा स्लो हो जाती है। उसके बाद जो गैप आता है वो 100 रन का गैप होता है, उसमें विकेट गिरती नहीं। कल भी यही हुआ, उसी में कार्रवाई डल जाती है। और वो जो स्पिनर्स हैं हमारे, वो कोई खातिर खा कामयाबी नहीं हासिल कर पा रहे। कल भी इफ्तिखार साहब ने 1 विकेट निकाली, लेकिन ये मसला क्या आपको लग रहा है, क्यों हो रहा है? देखें, ये अवैज भाई मेरे ख्याल से इसमें मसला यही है कि हमारे जो स्पिनर्स हैं वो किल के लिए नहीं जा रहे। एक्चुअली T20 क्रिकेट खेलने की वजह से ना जो माइंड सेट है वो डिफेंसिव हुआ है। वो उस तरह का जो जिस तरह T20 में ना बॉलर जो है अपने आप को रनों से बचाता है कि रन ना पड़े, तो उसमें विकेट लेने की एबिलिटी जो है वो जो है वो उससे आहिस्ता आहिस्ता वो उससे दूर होता रहता है। तो मेरे ख्याल से शादाब खान की अगर बात करें, अगर उसकी एबिलिटी की बात करें, तो एज ए क्रिकेटर ही इज वेरी कंप्लीट क्रिकेटर। कोई शक नहीं है, बैट्समैन बहुत अच्छा है। आपको बुरे टाइम में पाकिस्तान का वाइस कैप्टन है, फील्डिंग में तो बहुत ही आला की सिचुएशन हो, फील्डर बहुत आला है। ठीक है, थोड़ा सा उसका बॉल जगह पे गिर नहीं रहा, लेकिन मुझे इतना मतलब है, यकीन है कि कोई ऐसी करंट सिचुएशन होगी जहाँ पे वो परफॉर्म भी कर जाएगा, जहाँ पे जब बड़ा मैच होगा तो वो उसमें कोई ऐसी डाउट वाली बात नहीं है। बट फिर अगेन ये है कि जो 5वां बॉलर है वो हमारा उसमें अब जिस तरह इफ्तिखार ने बॉलिंग की है,
मैं पहले ही कह रहा था कि अगर खब्बा खेलो तो दोनों एंड से भी आओ आप स्पिनर लगा सकते। तो सलमान आगा की भी ऑप्शन मौजूद है, इफ्तिखार की भी मौजूद है। इफ्तिखार ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन आगा ने कल एक ही ओवर किया ना, तो कम आगा ने तो एक ओवर किया, लेकिन इफ्तिखार की मैं बात करूँ, इफ्तिखार बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था। इफ्तिखार जो है, इफ्तिखार राइट आर्म ऑफ स्पिन कर रहा था, तो बीच में ये थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा तो होता ही है, लेकिन अगर यहाँ पे भी अगर हमें कोई स्पिनर कोई ऐसा, अगर शादाब की फॉर्म अच्छी होगी तो फिर इंशाल्लाह और भी अच्छा हो जाएगा। लाइक सही कर तो रहे। अच्छा, अगर हम बैटिंग की तरफ आए तो बैटिंग में क्या हो रहा है? सबसे पहले फ़खर जमान से शुरू करते हैं। अब फ़खर जमान नो डाउट बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है, ज़बरदस्त प्लेयर है, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि वो सिर्फ बड़े मैचों का ही प्लेयर है? हाँ जी बिल्कुल, ये तो एक बात है कि उनको करना चाहिए परफॉर्मेंस, और कंसिस्टेंसी से करना चाहिए। और फ़खर का हमने पहले भी, हमें पता है बड़े मैच के प्लेयर है, बट ये छोटे मैचों में कौन करेगा? छोटे मैचेस में भी तो परफॉर्मेंस करनी है ना। तो अब अगर बड़े मैच पे ना हुआ तो इससे ये होता है कि अब 20, 25, 30 वो कर रहा है, कॉन्फिडेंस तो अच्छा है। इसका मतलब है इसके बल्ले पे बॉल आ रहा है, लेकिन अपने आप को होल्ड नहीं कर पा रहा। जिस तरह हम इमाम को देखें तो इमाम अपने आप को होल्ड करता है, अपने शॉट्स को रोकता है, ठीक है। तो ये उसकी एबिलिटी है, इसीलिए उसके 900 है, 1950 है। तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहा है, बड़ी सेंसिबल बैटिंग कर रहा है। 50 ओवर में आपको ऐसा प्लेयर चाहिए होता है एक, या जो विकेट पे खड़ा रहे। बिल्कुल, ठीक है। दूसरे एंड से अगर फ़खर आउट भी हो जाता है, लेकिन हमें ये पता है कि यार इमाम खड़ा है। फिर बाबर का यह कि माशाल्लाह उसकी क्लास है, उसकी जो है हमें पता है उसकी एबिलिटी का। लेकिन इमाम की तो कभी कभी मुझे लगता है कि बाबर से ज्यादा कंसिस्टेंसी है, क्योंकि वो जिस तरह लगातार 50s बना रहा है, क्या जादू कर रहा है वो, किस तरीके से अपने आप को विकेट पर रोक रहा है। हाँ, 100 कल भी वो नहीं कर पाया, लेकिन ही स्टैंडिंग। देखिए, उसके इमाम को हमें बिल्कुल क्रेडिट देना पड़ेगा, उसने बड़ी कंसिस्टेंसी से परफॉर्मेंस की, और बड़ी उसके जिसे कहते हैं ना क्रिटिसिज्म का भी बहुत सामना करना पड़ा जी, जिसका उसने खुद भी कहा कि यार मुझे इस तरह, मतलब लोग ये कहते हैं वो कहते हैं, तो वो इन चीजों से बालातर होकर उसने परफॉर्मेंस की है, और काफी अच्छे से परफॉर्मेंस कर रहा है। उसका बिल्कुल क्रेडिट देना चाहिए उसे, और उसका यही क्रेडिट है। माशाल्लाह टीम में खेल रहा है, और आगे मैं वर्ल्ड कप में इसका बहुत बड़ा रोल देख रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि एज एन ओपनर जहाँ पे विकेट गिरी तो खड़ा हो सकता है। और रिजवान ने कल बहुत अच्छी बैटिंग की है माशाल्लाह, और दोबारा फॉर्म देखे उसके कॉन्फिडेंस से। सीनियर प्रो, ये उसने आते ही तीसरी बॉल पे छक्का मारा, तो मतलब वो एक बड़ा प्लेयर है, और हमें पता है कि वो एक करंट सिचुएशन में पाकिस्तान के लिए अच्छा कर सकता है। बड़ा मेहनती है, अच्छा है, वो भी फॉर्म में है वापस आगे जो इंडिया के साथ मैच है, तो उसमें बड़ा मजा आना है फिर। तो अब क्या हम ये कह सकते हैं कि कहीं एक एरिया ऐसा जो कि थोड़ा सा लैग कर रहा हो, वो है अग्रेशन की, जो हम बात कर रहे थे कि पहले हम शुरू में आउट कर जाते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा रुक जाते हैं, थक जाते होंगे। बैटिंग में भी हमने कल टाइम लगाया, मतलब 194 हम करने को तो जल्दी भी कर सकते थे मजीद, लेकिन ये कि हमने टाइम लगाया। तो क्या हम थोड़ी अग्रेशन की कमी दिखा रहे हैं, और अगर अग्रेशन बढ़ाएं तो क्या फ़ायदा होगा या नुकसान हो सकता है? देखिए, ये कुछ भी हो सकता है। अगर आप एग्रेशन, आपका अगर एग्रेशन टू द वो पॉइंट पे ना हुआ, अगर एग्रेशन में थोड़ी चूक हो गई, तो शायद टारगेट में एग्रेशन दिखाने की जरूरत क्या है वैसे? अगर आपके 8-9 खिलाड़ी, मतलब ऊपर से 2-3 आउट हो गए, तो क्रिकेट तो बड़ी फनी गेम है, इसमें आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है सिचुएशन को। और मेरे ख्याल से उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, जो सिचुएशन थी उसके हिसाब से खेले, और 10 ओवर पहले मैच खत्म हुआ। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से एग्रेशन दिखाने की जरूरत नहीं थी। हाँ, 280 का टारगेट चेज कर रहे थे, फिर तो एग्रेशन बनता था, और फिर जाते फॉर तो वो एक अलग चीज है, बट ऐसी सिचुएशन में मेरे ख्याल से एग्रेशन दिखाने की जरूरत नहीं है। अब बारिशों के हवाले से आपका क्या मौकफ है? बारिशें जो होनी है, और वो ये भी कह रहे हैं मौकफ क्या है, बारिश होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए और बारिश होने की बात जो है वो ट्रॉफी हमारी ही नहीं है सिर्फ, फिर वो उनकी भी है, तो ये कुछ शेयरिंग इज केयरिंग वाला मामला इधर हो गया। अगर बारिश में फाइनल बारिश की नजर हो गया, हाँ, तो ये वैसे असूलन अब हम सब यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान का एशिया कप पाकिस्तान में होना चाहिए। हम देख रहे हैं कितने अच्छे मैचेस हो रहे हैं पाकिस्तान में, 300+ रन हो रहे हैं हर इनिंग में। मुल्तान वाले मैच में 300 रन हुआ, फिर दूसरा जो मैच है उनका
वो आखिरी बॉल तक गया, तो ये तो बहुत ज्यादती हुई है जो यहाँ पे एशिया कप पूरा नहीं हुआ। और मेरे ख्याल से एक कंप्रोमाइज वेन्यू पे पर इतने बड़े मैचेस, पाकिस्तान इंडिया के मैचेस, कितना उसमें कितना ब्रॉडकास्टर्स का कितना पैसा इन्वॉल्व होता है, कितना कुछ होता है। पिछला मैच एक इनिंग हुई है, तो मेरे ख्याल से ये एक लॉस तो है क्रिकेट को, फैंस को भी। और कंप्रोमाइज वेन्यू पे इस तरह खेलना मेरे ख्याल से है तो ज्यादती है, बट अब क्या कह सकते हैं इसमें, अब ये उनके डिसीजन है, कर गए हैं। ईसीसी कुछ ज्यादा ही इन्फ्लुएंस में है बीसीसीआई के। अब देखिए इस वक्त सारा ही इनके इन्फ्लुएंस में है बीसीसीआई के। वो तो अब एक कुदरती सी चीज, अब ये तो एक नेचुरल फैक्ट है ना, सारे उनके इन्फ्लुएंस में। बट स्टिल पीसीबी तो यही कह रहे हैं यार, हम तो अभी तक यही कह रहे हैं कि इधर ही होना चाहिए और इधर ही होना चाहिए। किसी ने ये नहीं कहा कि यार बहुत अच्छा हुआ वहाँ पे हो रहा है, तो यही कर सकता है बंदा, अब लड़ तो नहीं सकते जाके। हाँ सही है, बिल्कुल बिल्कुल। फाइनली अब एक बड़ा मैच इंडिया से आने वाला है, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? कोई ऐसी चीज जो हमें तब्दील करनी चाहिए? देखिए मेरे ख्याल से कुछ तब्दील करने की जरूरत तो है नहीं। इस वक्त माशाल्लाह बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है, और इस पे आप कप्तान को ये क्रेडिट भी देखो, एक दिन पहले टीम अनाउंस कर देते, मतलब कितने कॉन्फिडेंस। हाँ बिल्कुल, ये भी एक बड़ा पॉजिटिव साइन है कि यार हम अपना 11 जो है वो एक दिन पहले अनाउंस कर रहे हैं। इसका मतलब ये मैसेज दे रहे हैं कि यार वी आर फुली रेडी, प्रिपेयर। ठीक है, क्रिकेट है, उसमें कुछ भी हो सकता है, एक दिन बुरा भी हो सकता है, बट अगर आप ओवरऑल देखें तो टीम बहुत अच्छा कर रही है, और कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है, फॉर्म बहुत अच्छी है। इस वक्त इंडिया की टीम जो है वो बैकफुट पे है, स्पेशली उनका जो टॉप ऑर्डर है। हाँ। जिस तरह शाहीन का बॉल गिर रहा है, और यहाँ पे मतलब कजाफी जैसी फ्लैट पिच पे उनका बॉल बहुत जगह पे गिर, नसीम का और हारिस का। तो फिर कोलंबो में बारिश भी होगी, ओवरकास्ट कंडीशन भी होगी, तो आप खुद समझदार हैं कि वहाँ पे फिर माशाल्लाह अच्छा होगा और भी अच्छा होगा और भी। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। यासिर हमीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। अच्छे की उम्मीद, अच्छे की तवक्को और अच्छे के लिए मेहनत, यही फार्मूला है। और अच्छे का जो मेहनत का सिला है वो हमें नज़र भी आ रहा है। हाँ। क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो रही है। ज़रा कुछ की एरियाज ऐसे होते हैं कि जहाँ पर हम थोड़ा सा मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, या कहीं पर हमें कभी कभी वो बात होती है उस दिन की। बिल्कुल कि ठीक है भाई उस दिन ना चल सके, बिल्कुल किसी दिन जो है वो ओवैस ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, शिफा अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे, किसी दिन शिफा अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे तो वैसे नहीं करेंगे अच्छा परफॉर्म, ऐसे ही होगा ना। ये दो चीज़ें हो सकती हैं। ये तो आपने एक ही बात दो अलग अलग तरीके से कर दी है। तो किसी दिन ओवैस अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे, शिफा नहीं करेंगी, तो अगले दिन जैसा होगा कि भाई ओवैस जो है वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर लेंगे, शिफा की परफॉर्मेंस कम होगी। पलटाया वो, वरना तो आप कह रहे थे किसी दिन इसको हमने कान को दोनों तरफ से पकड़ लिया, एक ही कान को। अभी मैंने यही कहा है कि एक दिन जो है वो वैसे अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, अगले दिन जो है वो शिफा बुरा परफॉर्म कर लेंगी, तो इसमें क्या ये होता है ये होता है, कोई ऐसी बात बिल्कुल सही है। और क्या है, सही है, ऐसे ही चलता है। लेकिन अब आगे हमें बढ़ना है प्रोग्राम में, तो वक्फा लेते हैं हम। वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो थोड़ा सा जरा हम सियासत की भी तारें और डोरें जो है वो जरा खींचने की कोशिश करेंगे, कौन कैसा परफॉर्म कर क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है और कहाँ पर कैसी परफॉर्मेंस नजर आएगी। बिल्कुल एक वक्फे के बाद आपसे मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। यूँ लगता है कि असम्बलियाँ जैसे ही तहलील हुई हैं तो पीडीएम की जमातें और पीडीएम के दरमियान जो इत्तेहाद था वो ख़त्म हो गया है, वो फ़िज़ा तहलील हो गई है। 90 रोज़ में इंतखाबात का मामला हो या फिर चीनी की एक्सपोर्ट, महंगाई वगैरह, नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो है वो अब एक दूसरे के हवाले से बातचीत कर रहे हैं, इल्ज़ामात भी हो रहे हैं। और हाल ही में रुखसत होने वाली जो हुकूमत है उसको जो गैर मकबूल फ़ैसले करने पड़े उसकी भी जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाली जा रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बल्कि यूँ कहें 2-3 फीवर चल रहे हैं। एक तो क्रिकेट फीवर चल रहा है पूरे मुल्क में इस वक्त, महंगाई फीवर चल रहा है, अदालती फीवर चल रहा है, तो हम शुरू कहाँ से करें? जो मुनासिब समझे। इस वक्त महंगाई तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस हमारे लिए अज़ाब बना हुआ है, बिलाशुबा लोग इससे बहुत तंग हैं, बड़ी परेशानी का लम्हा है, और इससे जितनी जल्दी जान छूटे उतना मुनासिब है। और जहाँ तक अदालती फीवर है वो भी चल ही रहा है, काफ़ी अरसे से चल रहा है। तो आजकल तो क्रिकेट की बातें हो रही हैं, क्योंकि करंट ये है, और ये एक ऐसा बुखार है जिससे कौम को कुछ
कम से कम रिलीफ महसूस होता है, एक प्लेजर महसूस होता है, कुछ दुख कम होते हैं, तो उसकी बात ज़्यादा करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, वो प्लेजर वाली, रिलीफ वाली बात ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस, आपको कैसी लग रही है? वैसे तो ज़बरदस्त बॉलिंग चल रही है, बाबर आजम भी छाया हुआ है, आपको कैसा लग रहा है? यकीनन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बहुत अच्छा खेल रही है और उन्होंने अभी वर्ल्ड कप, ये जो एशिया कप शुरू हुआ है, इससे पहले जो टूर किया, उस टूर के अंदर भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। इस वक्त बड़े हाई स्पिरिट में है और पहला मैच जो पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान जो ज़्यादा बड़ा मैच खेला जाता है नॉर्मली, वो मैच भी पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बॉलर भी बड़े फॉर्म में है और बैट्समैन भी बड़े अच्छी पोजीशन में है। इस वक्त टीम को, इस वक्त जो कप्तान ने भी और सारी टीम की मेहनत ने इसको एक जुड़त में इकट्ठा रखा हुआ है। बिल्कुल, अल्लाह करे ये स्पिरिट कायम रहे और हम दुआगो हैं कि पाकिस्तान को बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिले और पाकिस्तानी टीम जो है ये एशिया कप जीत के आए। बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद फिर एक और बड़ा जो इम्तिहान है वो भी है, वो वर्ल्ड कप का है और ये भी एक बड़ा इम्तिहान है जो कि इंडिया में होना है। इंशाल्लाह ये उसकी तैयारी होगी, ये जीतेंगे तो इंशाल्लाह वो भी जीतेंगे। इंशाल्लाह। चलें सर, कुछ अदालती मामलात की तरफ आते हैं। आजकल जो अदालत में मामलात चल रहे हैं, मैं ज़रा परवेज़ इलाही साहब की तरफ आऊँ ज़रा। उनको तो मतलब ऐसा लगता है कि बाहर निकालना और पकड़ना ये एक खेल बन गया। उनको बाहर इसलिए निकाला जाता है कि बस पकड़ लो, अदालत कहती है पेश करो, फिर वो पेश नहीं होते, फिर वो पेश होते हैं, रिहा होते हैं, फिर ले जाते हैं उनको। तो ये मामला मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये क्यों हो रहा है? आपको कुछ समझ में आ रहा है? यार मेरी चॉइस साहबान के साथ कोई, क्योंकि मैं एक ही ज़िले से हैं और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से पॉलिटिक्स करते हैं, सो मैं उनके ज़ाती इशूज़ के ऊपर कमेंट करते हुए एतराज़ करता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि मैं इस सवाल का जवाब रिफ्लेक्ट करूँ, सिर्फ यही कि मकामात इबरत हैं, हमें सबको समझने की ज़रूरत है, लेकिन इससे ज़्यादा मैं बात इस पर नहीं करना। सही, मतलब ये वेल लेफ्ट, वो जो क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी है उसमें वेल लेफ्ट हो जाएगा ना ये। सही सही है। अच्छा, ये मुनासिब नहीं है। मेरी कई साहबान के साथ सियासी मुखालफत है, हम एक ही ज़िला से हैं और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से करते हैं, तो हमारी अपनी ज़ाती तलखियाँ भी हैं और आपकी सियासत के अंदर, ये गुफ्तगू के अंदर वो सियासी तलखियाँ आके तनकीद में चली जाए तो ये मुनासिब नहीं। बिल्कुल सही है, वी एग्री, बिल्कुल आपका राइट है। अच्छा, दूसरी चीज़ पर फिर आ जाते हैं हम, और वो है निगरान हुकूमत इस वक्त क्या सोच रही होगी, क्योंकि बहुत सारी फैसले ऐसे हुए जो माजी में हुए, निगरान हुकूमत का डायरेक्ट बराह रास्त उससे ताल्लुक नहीं था, बिल और उन पर एतराज़ात चल रहे हैं। फिर यहाँ से कहा जाता है कि भाई बिजली के बिल तो कम नहीं हो सकते जब तक चोरी कम ना हो जाए, और वज़ीर आज़म या वज़ीर तवानाई ने बल्कि ऐलान किया है। तो क्या ये एक निगरान हुकूमत करवा सकेगी कि चोरी रोकवा सके, जिसकी वजह से, जिसका इफेक्ट ये हो आम आदमी के लिए रिलीफ की सूरत में कि बिल कम हो जाए? इस क्राइसिस से निकलने का अब रास्ता क्या आपको नजर आ रहा है? देखिए, पाकिस्तान की इकॉनमी मुश्किल तरीन सूरत हाल में है इस वक्त, और ये किसी एक वक्त में नहीं हुई, ओवर द ईयर जिसके असरात हैं आस्ता आस्ता और ये पाइल अप होते होते हम इससे पहलू तही करते रहे हैं। कौमी तौर पर मैं किसी जमात की बात नहीं कर रहा, किसी हुकूमत का जिक्र नहीं कर रहा। सो उसके नतीजे में आज हम इस ऐसे मखमसे में फंस गए हैं कि एक तरफ डेट ट्रैप है जिससे बाहर निकलना मुश्किल हुआ पड़ा है, हमारी इनकम कम है, अखराजात ज़्यादा है, एक वो ट्रैप है, हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है बहुत ख़राब है। सो कई तरह के क्राइसिस का हमें सामना है और इसके अंदर इस वक्त जो आलमी तौर पे हमने मुआहदे किए हुए हैं, अगर हम उनसे बाहर निकलते हैं तो उसकी एक अपनी बड़ी खौफनाक कीमत है जो पाकिस्तान शायद मुतहम्मल ही ना हो, बर्दाश्त ही ना कर सके। और दूसरी बात ये भी है कि अगर IMF को हम बहुत ब्लेम करते हैं, IMF के मुआहदों को एक तरफ रख दिया जाए, छोड़ दिया जाए फर्ज करें, तो इसके बावजूद हमारे पास फिस्कल स्पेस इतनी नहीं है कि हुकूमत इस वक्त खजाने से सब्सिडी डाल के और जो है ये जो बिजली सस्ती या तेल सस्ता कर सके। अगर गवर्नमेंट ऐसा करेगी तो उसके लिए मजीद कर्ज लेगी, मजीद नोट छापेगी, और दोनों सूरतों में इन्फ्लेशन बढ़ेगी, दोनों सूरतों में महंगाई में और इजाफा होगा। सो ये एक बिटवीन डेवल एंड द डीप सी एक सूरत हाल है, और उस पर जो इस वक्त हमारी केयरटेकर गवर्नमेंट है उनकी इस्तेदाद का भी इशू है, लेकिन उन्होंने अगर एक जज्बे का इजहार किया है तो ये एक अच्छी बात है। वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, यकीनन मुंतखब हुकूमतें, बड़ी स्ट्रांग हुकूमतें भी ये काम नहीं कर पाई। हाँ। इस वक्त यकसुई के साथ सारे इदारे भी उनके साथ हैं, हम भी सारे उनके साथ दीजिए, मीडिया भी सारा उनका साथ दे,
बजाय इसके कि हम उनकी कैपेसिटी को देखें, हम उनकी कैपेसिटी को इन्हांस करने, उनके हाथ मजबूत करने की बात करें कि अगर वो ये स्टेप लेते हैं और सारा नहीं भी खत्म होता, उस मुस्बत पेशरफ्त हो जाती है, वो महंगाई है यानी तूफान को रोकने की जो पेशबंदी हो सकती है उसके लिए कोशिश करते हैं, वो चोरी को रोकने के लिए कोशिशें करते हैं, वो टैक्स बेस बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो लॉस को कम करने की कोशिश करते हैं, तो इन कोशिशों में हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए कि केयरटेकर गवर्नमेंट, बजाय इसके कि हम कहें कि ये उनकी इस्तेदाद नहीं होगी, हम उनको कम ना कमजोर ना करें बल्कि उनके हाथ में सपोर्ट तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब जैसे बात करते हैं कि जी ये पूरी जो सूरत हाल है उसमें आपने कहा कि भाई तमाम हुकूमतें, तमाम पार्टियां शामिल थी, तो अब जो पिछली PDM की जो हुकूमत थी उसकी 16 महीनों का जो किरदार था वो इस पूरी सूरत हाल में, इस सिचुएशन में उसका कितना किरदार था? और ये बिल्कुल मतलब आप फ्रैंकली बताइएगा कि बहुत हमें कुछ अच्छा होता हुआ उन 16 महीनों में नजर नहीं आया। गुजारिश ये है कि 1.25 साल का अरसा किसी हुकूमत के लिए जहाँ पे ऑलरेडी बड़ी शार्प डिक्लाइन हो मईशत के अंदर और माशरत के अंदर, इखलाकियात के अंदर, उस सारे अमल को रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है। पहले तो काम होता है कि उसकी शार्पनेस डिक्लाइन जो उतराई पे एक पत्थर लुढ़क रहा है, पहले उसकी रफ्तार कम करना मकसद होता है और वो बड़ी मेहनत से कोशिश के कम की गई। उसके बाद फिर आलमी बहरान ऐसे आए, फर्ज करें आलमी मंडी में अगर तेल की कीमतें बढ़ गई तो हमारे पास तो कोई गुंजाइश नहीं है कि हम तेल की कीमतें ना बढ़ाएं। आलमी मंडी में अगर गैस की कीमतें बढ़ गई तो आपके पास कोई रास्ता ऐसा नहीं है कि आप वो ना बढ़ाएं। लिहाजा ये भी गवर्नमेंट के पास स्पेस बड़ी थोड़ी थी। फिर हमारे साथ आलमी बिरादरी नाराज बैठी थी, उसको राजी करना मकसूद था, वो भी हुए और पाकिस्तान में बेहतर इशारे आने शुरू हुए। फिर आलमी बहरान फिर दोबारा शुरू हो गए। तो इसमें काफी सारा रोल हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल बहरानों का था। हमारी गवर्नमेंट ने अपने तई मकदूर भर कोशिशें की, लेकिन वो महंगाई को उस तरह केटर न कर पाए। उसकी वजह यह है कि ये किसी भी हुकूमत के लिए आसान, जिस तरह आज की हुकूमत है, ये आसान काम इसलिए नहीं है कि अगर तो इंटरनल फैक्टर्स हो तो आप उनको काफी हद तक काबू पाते हैं, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके बस में नहीं होते। और ऑलरेडी कर्जों पे चलने वाली मईशत जो है, जिसके अंदर ऑलरेडी स्पेस बड़ी थोड़ी है ही नहीं, उसके अंदर और सब्सिडियां देके चीजें सस्ती देने का हम ज्यादा अरसा मुतहम्मल नहीं हो सकते थे। यही सूरत हाल आज। सर ये बताएं कि अब ये जो सारी सूरत हाल है इसमें अवाम के पास इस वक्त चॉइस क्या है? देखिए, अगर तो कोई आपको ये कहे, कोई मईशत दान कहे, कोई हुक्मरान कहे, कोई सियासतदान कहे कि मेरे पास कोई जादू का खिलौना है और मैं उसके जरिए कोई जादू का चिराग दिलाऊंगा और अचानक पाकिस्तान में हर चीज सस्ती हो जाएगी, कर्जे कम हो जाएंगे, पाकिस्तान की पेमेंट बेहतर हो जाएगी, रेवेन्यू रिसीट्स बेहतर हो जाएगी, चोरियां बंद हो जाएंगी और सब तरफ लहर राहते खेत हो जाएंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। ये एक और बहुत बड़ा शराब होगा। हमें कोई शॉर्टकट में, कोई शॉर्ट टर्म में बड़े ब्रेक थ्रू की गुंजाइश नहीं है। हमें हकायक को सामने रखते हुए फैसले करने की जरूरत है। माजी में हमने बहुत मुश्किल क्राइसिस देखे हैं। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जब 2008 में आई थी उस वक्त हमने उन क्राइसिस का मुकाबला किया, लेकिन 5 साल में मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट आई, उन्होंने भी अपने तय कोशिशें की। एक यकसुई के साथ कोशिश की जाए, बड़े टफ फैसले किए जाएं, तभी ये मुमकिन है। और आम आदमी के पास अब स्पेस नहीं है कि हम इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा के, हम बिलावास्ता टैक्सेस की तरफ जाके लोगों को और महंगाई के इस तूफान में लेके जाएं। हमें पाकिस्तान की जो हैव्स वाली क्लास है उसको चेक करना होगा, उनको नेट में लाना होगा और पाकिस्तान का ब्लीड जो हो रहा पैसा है, जो बाहर स्मगलिंग की सूरत में, इनवर्ड स्मगलिंग हो या आउटवर्ड स्मगलिंग हो, वो डॉलर की फ्लाइट हो या पाकिस्तान से चीजें बाहर भेजने की सूरत में स्मगलिंग हो या बाहर से पाकिस्तान के अंदर टैक्स फ्री सामान ला के, उस पूरी एक आधी पैरेलल इकोनॉमी को रोकना होगा और कोई गुंजाइश नहीं है। तो सर ये ख्वाब तो सारे हमें दिखाए रहे हैं ना, मतलब डार साहब भी यही बातें कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी ये बातें कर रहे हैं कि हमें आप दोबारा मौका दें, फिर देखते हैं हम कैसे तब्दीली लाते हैं, बिल्कुल सब सेट हो जाएगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि माजी में जमातें हुक्मरान रही, अब लोगों के पास एक फेयर चांस है। पीपल्स पार्टी ने परफॉर्म किया, पीपल्स पार्टी की रिसेंट गवर्नमेंट जो थी, बाकी माजी वाली गवर्नमेंटों को छोड़ दी, रिसेंट माजी में जो माजी करीब की जो हुकूमत थी 2008-13 की, उसको देखा जाए।
कहाँ से इकोनॉमी चली, कहाँ से हमारी मईशत चली, कहाँ से ज़राअत चली, क्या हमारी रियासत के हालात थे, क्या सूबों के दरमियान ताल्लुकात थे, क्या आइन की सूरत हाल थी, दायरा जाती इस्लाहात क्या थी, और पीपल्स पार्टी ने 5 साल में क्या किया, फिर मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट आई, उन्होंने क्या किया, फिर पीटीआई की गवर्नमेंट 4 साल रही तकरीबन, उन्होंने क्या किया। तब लोगों के पास एक फेयर जजमेंट का मौका मौजूद है। लिहाजा चांस तो आपने जमातों को ही देना है ना, लोगों ने वोट तो पॉलिटिकल पार्टीज को ही देना है। अब इसमें कौन सी जमात लोगों को अपनी बेहतर परफॉर्मेंस के ऊपर कायल कर सकती है, मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर भी यह है कि हम लोगों के सामने अपनी अपनी परफॉर्मेंस का जिक्र करें, दूसरे को गाली देने की बजाय हम अपनी परफॉर्मेंस की तरफ लोगों को लेके आए, और जिसको लोग वोट दें वही आके वही जमात या जमातें मिल के एक हुकूमत बनाए जो आगे पाकिस्तान के लिए वो फैसले करे। वो भी आसान फैसले नजर नहीं आ रहे। अब सूरत हाल को देखते हुए इलेक्शन होंगे कब, ये भी बताइए। बंदियों का प्रोसेस तो बहरहाल शुरू हो गया है, और इलेक्शन कमीशन ने जो डेट दी हुई है वो तकरीबन कोई, मुझे लगता है वो तो फरवरी का कह रहे थे, लेकिन लगता यूं है कि शायद जनवरी में कहीं इलेक्शन हो जाए, जनवरी के एंड में या मिड के बाद। तो ऐसी सूरत में मुमकिन है, अल्लाह करे ऐसा ही हो जाए। अगर 90 दिन के अंदर हो जाए तो बहुत ही आला बात है। अगर उससे बियॉन्ड भी जाना कहीं बहुत ही जरूरी हो जाए, कोई और रास्ता न रहे, तो फिर यही एक मुमकानी सूरत हाल है कि इमीडिएट जहां तक मुमकिन हो थोड़े से वक्त में इलेक्शन का इनेकाद किया। अच्छा, और ये जो आप कह रहे हैं कि ये पीपल्स पार्टी का ऑफिशियल मौकफ है, तो या ये आपका अपना पर्सनल मौकफ है? नहीं, मेरी जमात का मौकफ ये नहीं है, ये मैंने आपके सवाल के जवाब में अपना मौकफ। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। ब्राज़ील का आज कौमी दिन है और आज इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं हिज एक्सीलेंसी मिस्टर ओलेंतो विएरा, जो कि एम्बेसडर हैं ब्राज़ील के पाकिस्तान में। इनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो योर एक्सीलेंसी। Good morning, and thank you so much for the invitation. It's always a pleasure to be with you to talk to the press. Thank you for joining us. Have we pronounced your name correctly? Yes, you were almost there. It was perfect. Thank you. So first of all, congratulations on your National Day. Can you tell us about the history of Brazil and its National Day? Brazil came to exist, let's say, in the year 1500. So during the great navigations period, when the Portuguese and the Spaniards were dominating the seas. So that part of the world was, let's say, conquered by the Portuguese. They divided the world in a line that was called the Strait of Tordesilhas. So everything that was to the west would belong to Spain, everything to the east would belong to Portuguese. Okay. This was in 1500. So during the development, Brazil wasn't so big as it is today. After the centuries, the territory was gradually being conquered by, let's say, the Brazilians. So it took its form maybe 200 or 300 years ago. Okay. Basically what it is today. In 1808, because Brazil was a colony, then a vice kingdom, etc. In 1880, during the Napoleonic Wars, something funny happened, I would say, because Portugal was to be invaded by Napoleon. So the king of Portugal moved to Brazil, to Rio de Janeiro. So the colony became the siege of the Portuguese Empire. Then a few years later, the king came back to Portugal and left his son in Brazil as the prince, the regent prince. In 1822, on 7th of September, the prince proclaimed the independence of Brazil from Portugal. This is what happened. It's interesting because it's probably the sole case in history that and the independence was proclaimed by the son of the king. Yes. Okay. And he became the emperor of Brazil. A few years later, he came back to Portugal to become the king of Portugal, and left his son to be the emperor of Brazil. And
the empire of Brazil lasted there up to 1889 when the Republic was proclaimed. In short, this is a story. Interesting story. But coming towards Pakistan's and Brazil's relationship, how old is that? Brazil was, well, I think, I'm not absolutely sure, but it was probably the first Latin American country to recognize the new country. And the diplomatic relationship was established in 1948, 75 years ago. Okay. And the embassy, the first embassy, was installed in 1952. So in Karachi, so the first Brazilian ambassador to Pakistan arrived in 1952, and the same happened to the first Pakistani ambassador to Brazil. He arrived to Rio de Janeiro in 1952. So you have spent around 3.5 years in Pakistan. What have been your activities over here? Well, I divide in two moments. Okay. Pre and post COVID. Yes. So during COVID, it was a problem because you couldn't move, you couldn't talk to people. It was a very difficult time, not only for me, but for all of us. Of course. So I would say that last year we could have a new momentum in our job. We have some, I would say, a good trade relationship, although it's too much concentrated in the Brazilian exports to Pakistan. You know that ideally there should be a balance. Yes. We should buy as much as we sell. Yes, right. This doesn't not happen today. One of the main problems also is the concentration of the exports. We export basically soya bean, cotton to Pakistan, and it makes around $1.5 billion a year. So it's not small. And Pakistan exports very, very little to Brazil. You should work harder to export in to this Brazil. area, yes. And basically there are some textiles and also surgical equipment, this kind of product. Right. So when you say that Pakistan should also be exporting to Brazil as much as Brazil is exporting to Pakistan, what are the commodities that we can especially produce just for Brazil, or that Brazil can specifically buy from Pakistan? When you talk, say commodity, you mean products in general, not only coffee or so. I think that one of the good areas is on the textiles that Pakistan produces. One of the problems I see between our countries is the distance. We are too far away from each other. So why not to explore this distance and try to have some kind of joint ventures, right? Producing there or here. And opportunities, I think it's business people should go after that. I cannot say, I always say I'm a public servant. I don't know how to make money. Business people know, I don't. Right. Okay, now coming to the language, you speak Portuguese language. Can you tell us a little bit about Portuguese language? Is it easy to learn Portuguese? I think, from my point of view, it's easier than Urdu. Right. And have you learned any Urdu, like, since you're here? No. I can understand a couple of words, but if I pay attention, I can understand. But I hadn't had opportunity to learn Urdu. But Portuguese is a Latin, a romantic language. So French, Italian, Spanish, Portuguese, they are all the same root. Combination. Okay, so what are the other areas that Brazil and Pakistan are working together? Well, of course, the political area is the most important, the relations between states. There is a good understanding between Brazil and Pakistan, traditionally. We have a good understanding in United Nations, for example. The votings, we used to support each other.
Pakistan and Brazil are developing countries, so we have lots of common interests. This is one, let's say, the richest part of our business. Of course, other activities are also important. We mentioned the commercial, the trade and commerce. There is also in education, this is an issue that can be developed. We have good schools. We have there are opportunities for Pakistani students to the level, the graduation level. We don't offer scholarships, so the interested students shall prove that they can keep themselves there. Maybe one of, I wouldn't say a problem, but one limitation is the language. The language, yes. To study in Brazil, you have to speak Portuguese. No? So if you qualify, you go to Brazil and usually stay for 1 year to learn Portuguese. Then you should pass through an exam, and then you are admitted to a university. So I'm surprised, why is there no collaboration between Pakistan and Brazil in the area of football? Yes, there is. Recently there was a coach for futsal. Okay. And he stayed here for some time. I don't know, probably he already went back to Brazil. But this is something that is developing. Okay, something is developing, so we'll keep an eye on that. But what is it with Brazilians and the football? How are Brazilians so crazy about football? I think it's in genetics. And how good of a footballer are you? Horrible. I don't know what to do with the ball. I don't know. I'm horrible. Actually, football is not privileged. I'm horrible in any sport. Okay, and being a Brazilian and being horrible at football is a sin. It is a serious sin. Okay. It is a mortal sin. It is absolutely. Okay, so can you tell us why is Brazil famous for other than football? In sports, we are developing very much. The problem, Brazil is a very big country, very large country. So I would say that we have almost everything. Of course, sports for us sound exotic, like baseball. We don't know. We don't have it. Maybe we have some cricket, but probably we are very bad. But it's not popular. But in many sports, also in the Olympic sports, we are developing gymnastics, for example. A few years ago, we were not important. Now, yes, we are very important in gymnastics. So people like sports and they work hard on them. Sport lovers. So many sports. Volleyball, basketball, we have been world champions. Right. And let's come towards, now from sports coming towards tourism. Whoever is watching us and if they are planning to go to Brazil, what parts of Brazil should they explore? I would say that it depends on your interest. If you want to see nature, for example, you go, you can go to the rainforest, for example. You see the Amazon River, you can find some kind of cruises that you can fish, very interesting. We have a very beautiful region called the Pantanal. That's a great swamp, and you have the most exotic species of birds, for example. We have Iguaçu Falls that are unique. So if you are a nature lover, you have a lot to do. If you want to, I didn't forget the beach, of course. Beaches. You can go. Brazil has, about, if I'm not wrong, about, let's say, 6,000 kilometers of beach. It's a lot. Long coastal area. And you may have sun
365 days a year. So you can go to Rio de Janeiro, you can go to the northeastern part of the country where you have beautiful beaches. If you want to, we have also some metropolises that are very sophisticated, that you can find, in my view, most of the best restaurants in the world. I'm not exaggerating. So Brazil is an attraction in itself. Talking about restaurants, if I may, in 2 weeks there will be a food festival, a Brazilian food festival in Pakistan. Great. That's interesting. It will be promoted by an international hotel. Great. We'll definitely come and That's where we can taste the Brazilian food then. Definitely. But is there any similarity between Brazilian food and Pakistani food? Not so many. No, not so many. Okay. And we have there is a long history of the Brazilian food also, because in the beginning there was typical Brazilian food with the influence from the people from the land, let's say, the native people, so fishes from the rivers, etc. And also there is a strong influence from the African people, because the Africans were taken to Brazil as slaves. So it happened in the past. So they had their own influence, their own food. So this mix creates a kind of Brazilian food. And in this package, let's say, you have the Portuguese influence that is very rich in Brazil, because we are mainly from Portugal. And then in the beginning or late 19th century, we have a very strong movement of migration. Yes. And then you have many people from all over the world. I used to say that, we have more Lebanese in Brazil than there are Lebanese in Lebanon. So Lebanese origin people. So Lebanese cuisine is very important in Brazil. This is Brazilian food. This is the mix of everything. Thank you for giving us your time, and once again congratulations on your National Day. नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही. आपसे फिर मुलाकात करेंगे कल. अल्लाह हाफिज़.